तेरे नाम से कारसाज़े दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा तू सबसे बढ़कर मेहरबान। आज की इस उर्दू शिक्षण परिषद में मैं मोहतरम जनाब डॉक्टर कलीमुद्दीन शेख साहब, डायरेक्टर रीजनल एकेडमिक अथॉरिटी औरंगाबाद का इनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जनाब राजेश चौधरी सर, एचओडी उर्दू डिपार्टमेंट रीजनल एकेडमिक अथॉरिटी औरंगाबाद का इस्तकबाल करता हूँ। जनाब पांडुरंग चौहान सर, अधिवक्ता डाइट औरंगाबाद, इनका इस्तकबाल करता हूँ। जनाब रामनाथ थोरे साहब, एजुकेशन ऑफिसर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद, इनका इस्तकबाल करता हूँ। इसी तरह तमाम एचएम और जनाब नैंदो सांगड़े साहब, असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर समग्र शिक्षा महानगर पालिका औरंगाबाद, इनका इस्तकबाल करता हूँ। और इसी तरह तमाम एचएम और असातिज़ा किराम का इस्तकबाल करता हूँ। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे मेरी नजर है, आंखों ने मेरे मील का पत्थर नहीं देखा। इन कलमात के साथ इस प्रोग्राम के इब्तिदाई कलमात को अदा करने के लिए मैं जनाब न्यांदो सांगड़े साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इस प्रोग्राम के इब्तिदाई कलमात अदा करें। सर्वांना नमस्कार। आवाज येतोय का माझा? हो सर, येते आवाज। आजच्या या उर्दू माध्यमाच्या शिक्षण परिषदेच्या निमित्ताने माननीय डॉक्टर कलीमुद्दीन शेख सर, संचालक प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण तथा माननीय प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था औरंगाबाद, तसेच माननीय राजेशजी चौधरी सर, उर्दू विभागाचे प्रमुख विद्या प्राधिकरण औरंगाबाद, तसेच आपल्या औरंगाबाद महानगरपालिकेसाठी ज्यांची संपर्क अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली आहे असे माननीय पांडुरंग चव्हाण सर, महानगरपालिकेचे शिक्षणाधिकारी आदरणीय रामनाथ थोरे सर, आणि ही शिक्षण परिषद आयोजित केली असे कोऑर्डिनेटर अन्सारी सर, सर्व मुख्याध्यापक, सर्व शिक्षक, खरं पाहिलं तर मी खूप खूप अभिनंदन करतो अन्सारी सरांचं आणि त्यांच्या सर्व टीमचं, कारण उर्दू माध्यमाची प्रथमतःच ऑनलाईन आपण एक शिक्षण परिषद या कोविड-19च्या प्रादुर्भावामुळं घेत आहोत. लवकरच शाळा सुरू होतील अशी आपण अपेक्षा व्यक्त करू. आणि या उर्दू माध्यमाच्या शाळासंबंधी किंवा विविध विषयासंबंधी जर विचार केला तर आपण पाहतो शहरामध्ये उर्दू माध्यमाच्या शाळाचं प्रमाण भरपूर आहे आणि त्याच्यामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण भरपूर आहे. माननीय डॉक्टर कलीमुद्दीन शेख सरांचा जेव्हापासून ते या राला किंवा डाएटला जॉईन झाले तेव्हापासून मी त्यांचं एक पाहतोय, की उर्दू माध्यमातील जे शिकणारे विद्यार्थी आहेत ते कुठेही कमी पडले नाही पाहिजे, ते मागे नाही राहिले पाहिजेत. म्हणून मराठी माध्यमाच्या सोबतच उर्दू माध्यमातल्या विद्यार्थ्यांचा सुद्धा विकास झाला पाहिजे, म्हणून त्यांची नेहमी तळमळ असते आणि त्या तळमळीतूनच आपण विविध डाएटच्या माध्यमातून विविध उपक्रम आपण राबवत असतो. आजच्या या कार्यशाळेमध्ये प्रास्ताविक करताना मी थोडक्यात असं सांगेल, की उर्दू माध्यम शाळेमध्ये जसा महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतलाय, की कोणत्याही माध्यमाची शाळा असो तिथं मराठी अध्यापन होणं आवश्यक आहे. त्यांना मराठी माध्यमाची ओळख असणं गरजेचं आहे. त्याबाबतही आपल्याला आमच्या रशीदुन्निसा मॅडम मार्गदर्शन करणार आहेत. तसेच मूलभूत साक्षरता असेल, समावेशित शिक्षण असेल आणि जो आपल्या स्तरावर माननीय प्राचार्य साहेबांनी आणि शिक्षणाधिकारी साहेबांनी जो 100 दिवसाचा वाचन उपक्रम सुरू केलेला आहे, भाषिक वाचन उपक्रम, याबाबतही आपल्याला माहिती या कार्यशाळेमध्ये, या ऑनलाईन कार्यशाळेमध्ये आपल्याला दिली जाणार आहे. मी या कार्यशाळेसाठी समग्र शिक्षेच्या वतीने सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि प्रास्ताविकला जास्त वेळ न घेता अ, थोडक्यात प्रास्ताविक संपवतो आणि पुढील सूत्रे अन्सारी सरांकडे देतो. धन्यवाद सर। जहां रहेगा रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मुकाम नहीं होता।
इस शेर के साथ मैं जनाब राजेश चौधरी सर को दावत देता हूं कि वो हमारी रहनुमाई फरमाएं। अंसारी सर, आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रहे हैं। आज की इस दूसरी उर्दू शिक्षण परिषद यूआरसी की जो सभी टीचर्स के लिए आयोजित की है, इस उर्दू शिक्षण परिषद के लिए उपस्थित औरंगाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर शेख साहब, इसी प्रकार औरंगाबाद डाइट के उर्दू एचओडी श्री पांडुरंग चौहान सर, मडपा शिक्षण अधिकारी श्री रामनाथ थोरे सर, कार्यक्रम अधिकारी सांगड़े सर, इसी प्रकार आज के जो विषय है उर्दू शिक्षण परिषद के, उस उर्दू शिक्षण परिषद का जो मार्गदर्शन करने वाले ऐसे सभी एक्सपर्ट्स, उर्दू एक्सपर्ट्स, औरंगाबाद जिले की सभी उर्दू कोर टीम, इसी तरह इस मीटिंग के लिए ज्वाइन औरंगाबाद डाइट के सभी सीनियर लेक्चरर्स और यूआरसी के अंडर सभी उर्दू टीचर्स, एचएम्स, आप सभी का मेरा औरंगाबाद की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी औरंगाबाद ने उर्दू विषय के संदर्भ में कुछ उपक्रम, नए उपक्रम लॉन्च करने का सोचा है। हम सभी को मालूम है कि मराठी मीडियम के लिए बहुत सारे उपक्रम अभी चल रहे हैं और चलते रहते हैं, लेकिन उर्दू थोड़ा सा उर्दू के लिए कम शुक्रिया सर। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। इस शेर के साथ मैं रशीदुन्निसा मोहम्मद यूसुफ को दावत देता हूं। उर्दू मदारिस में मराठी ज़बान की तदरीस, इस मौजू पर रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की उर्दू शिक्षण परिषद में आप तमाम का इस्तकबाल है। मेरा मौजू है उर्दू मीडियम स्कूलों में मराठी ज़बान की तदरीस। एक अरसे से उर्दू स्कूलों में मराठी मजमून सेकंड लैंग्वेज, दूसरी ज़बान की हैसियत से पढ़ाया जाता है, इसीलिए यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जब से हमने पेशा मौलवी को अपनाया, अपने दिगर मज़ामीन के साथ मराठी मजमून से भी हमारी खासी जान पहचान है। उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले तुलबा के हिसाब में मादरी ज़बान के साथ दिगर 2 ज़बानें भी शामिल हैं, अंग्रेजी और मराठी। आज हम मराठी ज़बान की तदरीस के मुताबिक बात करने वाले हैं। तदरीस के ज़िम्न में देखा जाए तो हर मजमून की अपनी एक अहमियत होती है और हमारे लिए तमाम की मतलूबा सलाहियतों के हुसूल में तुलबा की मदद करना, रहनुमाई करना ज़रूरी है। असातिज़ा होने की हैसियत से हम इन नुकात से अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। बात मराठी ज़बान की हो रही है तो हम ये भी जानते हैं कि तुलबा का मराठी ज़बान में महारत हासिल करना ज़रूरी है। 10वीं जमात से आगे मजीद तालीम के लिए अक्सर रास्ते इसके मरून मिन्नत होते हैं। मराठी ज़बान से वाकिफ होने पर बाद में इनके लिए आला तालीम के हुसूल के ज़्यादा मौके हासिल हो सकते हैं। आगे जब इन्हें अपने आला तालीम के लिए मुख्तलिफ रास्तों का इंतखाब करना होता है
तो मराठी जबान जरिए तालीम रखने वाले तमाम कोर्सेज के रास्ते उनके लिए खुले होते हैं। इसी तरह अंग्रेजी के साथ वो इस जबान का इंतखाब भी कर सकते हैं, जिसके जरिए से इनके मुस्तकबिल में कामयाबी और तरक्की के रास्ते वसी और मौके कसीर हो जाते हैं। इस जबान के सीखने से तुलबा में खुद एतमादी भी पैदा होती है। उर्दू जबान के साथ मराठी जबान पर उबूर मुख्तलिफ मौके पर जहाँ उसके ना होने की वजह से इनके एतमाद को मुतज़्ज़ल करता है, जरूरत पड़ने पर वो उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और इस जबान को जानने वालों के साथ खुद एतमादी के साथ शामिल हो सकते हैं। मुकाबला जाती इम्तिहानात में शिरकत कर सकते हैं, जिनमें जुबान के तौर पर मराठी का इंतखाब किया जा सकता है। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में अक्सर दफातर में मराठी जबान में कारोबार किए जाते हैं। कॉरपोरेशन के ऑफिस की मिसाल देखिए, यहाँ सभी लेटर और अहकामात मराठी में ही पाए जाते हैं। हमारी जरूरियात जो इन ऑफिसों से मुताल्लिक होती है, इनके लिए मराठी जबान का आना जरूरी होता है, जिसके जरिए से इन तक अपने मसाइल या बात पहुंचाई जा सके और इनकी बात समझी जा सके। इसी तरह नौकरियों के मिलने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। देखा गया कि सरकारी दफातर के साथ मुख्तलिफ कंपनियों में भी मराठी जबान बोलने और इस पर उबूर रखने वालों को अव्वलियत दी जाती है। इसके अलावा भी गौर किए जाए तो कई नुकात हैं जिनसे अच्छी तरह समझा जा सकता है कि इस जबान में अपने तुलबा को माहिर बनाना क्यों जरूरी है। जहाँ ये बातें गौरतलब है, वहीं ये भी हकीकत है कि उर्दू मीडियम के अक्सर तुलबा मराठी जबान पर उबूर हासिल नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उन्हें अपने मुस्तकबिल में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उर्दू मीडियम में पढ़ाई करते हुए जमात दहुम तक और दहुम पास करने की सूरत में भी हमारे तुलबा की अक्सरियत मराठी जबान के नाम से भी खौफ खाती दिखाई देती है, जिसकी वजह से काफी मसाइल का सामना करना पड़ता है। सूरत हाल या माजी का खुलासा करने या इस पर बहस करने की बजाय हम ये देखेंगे कि चूंकि मराठी जबान सीखना तुलबा के लिए बाइस इफादियत और अहम जरूरत है, इसलिए हम असातिज़ा क्या कर सकते हैं। उर्दू मीडियम स्कूलों में मराठी की बेहतर और लाजमी तदरीस करते हुए तुलबा को इसमें माहिर बनाने की कोशिश की जा सकती है। चला शिकूया मराठी। इसके ज़िम्न में जरूरी है कि हम अपने स्कूलों में तुलबा के लिए मराठी जबान की तदरीस को फाल और पुरअसर बनाएं, जिसके नतीजे में हमें अपने तुलबा पर मराठी जबान की कामयाब तदरीस और इनके इस जबान पर उबूर और महारत के हुसूल की शक्ल में हासिल हो। तुलबा को दरपेश मसाइल के तदारुक के लिए प्राइमरी जमातों से ही इस जबान की तदरीस जरूरी है। हर जमात में मराठी जबान की तदरीस एक अहम मजमून समझ कर करें। स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा इसकी जिम्मेदारी है और जिसके लिए जरूरी है सबसे पहले मनसूबाबंदी, इज्तिमाई तौर पर भी और इंफरादी तौर पर भी। मनसूबाबंद तरीके से काम करें। स्कूली सतह और जमाती सतह दोनों ही पर मनसूबाबंदी जरूरी है। इस सिलसिले में पहला अमल सीखने के तरीके को तुलबा के लिए आसान और मानूस बनाएं और अपने आप से और तुलबा से कहें, मजिद शिकुया मराठी। हम देखते हैं कि जब बच्चा बात करना सीखता है तो वो रोजमर्रा की जुबान में राइज मुख्तलिफ जबानों के अल्फाज बआसानी सीख लेता है। पानी को पानी बोलता है जो कि उर्दू है और पंखे को फैन बोलता है जो कि इंग्लिश है। किसी जमाने में गेंद कही जाने वाली शय को आज उर्फ आम की वजह से बॉल कहता है। बोलना सीखने के साथ ही बच्चा एक से ज्यादा जुबानें सीखने की सलाहियत रखता है, जिसके लिए इसे सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। एक, उसकी समाज बेहतर हो, दूसरे समाज के लिए इसे मौके फराहम हो। मामूली से तजिए के साथ इस बात को बआसानी समझा जा सकता है कि बच्चा बहुत सारी सलाहियतें माहौल से खुद ब खुद सीख जाता है, जिसके मुतालिक हम आगे मजीद बात करेंगे। तुलबा के लिए इस जबान को की तदरीस को आसान और मानूस बनाने से पहले हमें खुद ये समझना जरूरी है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं।
अगर हम किसी काम को अलग और इजाफी समझकर करते हैं तो रोजमर्रा के काम भी बोझ लगने लगते हैं। किसी काम को गैर दिलचस्प समझकर बेदिली से करना नामुनासिब होता है और इसमें कामयाबी के इम्कानात भी नहीं रहते। और इसको आसान और दिलचस्प बनाने के लिए हमारा दूरअंदेश, मुस्बत और मंसूबाबंद होना जरूरी है। मराठी को नई जबान या अनोखी मुनफरिद शय समझकर नहीं देखना है, वो हमारे तुलबा की जरूरत है। बिलाशुबा हम जिस जमात की तदरीस कर रहे हैं, इसी जमात से हमें तुलबा की उम्र और सलाहियतों के मुताबिक इन्हें मुख्तलिफ तजुर्बात देते हुए महारत में इजाफा करना होगा। हम जमात अव्वल या पंजुम से शुरुआत का इंतजार न करें। जब हमें ऐसा लगेगा कि जबान सीखना जरूरी है, तभी हम इसको सिखाने के लिए खुद को आमादा कर सकेंगे। जमात अव्वल से भी इसे सिखाने की शुरुआत की जा सकती है। बाज वक्त ये गलतफहमी होती है कि हम सोचते हैं कि अभी बच्चा पहली जमात में है, 2-2 या 3-3 जबानें कहाँ से सीख पाएगा, और बस इसी सोच के साथ फुल स्टॉप लग जाता है। हम ये देखें कि सिखाना भी तो पहली जमात के बकद्र ही है। बस हमें ये लगना चाहिए कि ये मुमकिन है। उर्दू और दीगर किसी भी जबान के सीखने के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, गुफ्तगू करना, इन्हीं बुनियादी महारतों का इस्तेमाल किया जाता है। सुनना, इस महारत के लिए हम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि बच्चा माहौल से बहुत कुछ सीख जाता है। न उसे खाना खाना सिखाया जाता है और न खाने में मौजूद अशिया के नाम याद कराए जाते हैं। वो बिला तवक्कुफ घर और माहौल में मौजूद अशिया के नाम बोल सकता है, पहचान पाता है। इसलिए हम अपनी तदरीस को माहौल से मुताबिकत पर जोर देते हैं। वैसे हम ये भी जानते हैं कि तदरीस के माना कुछ सिखा देना नहीं, बल्कि सीखने पर आमादा करना है। हम तुलबा की जमात और इनकी उम्र के लिहाज से इन्हें ऐसे तालीमी तजुर्बात और माहौल फराहम करें जिसके जरिए वो ज्यादा से ज्यादा मराठी अल्फाज, जुमले और मवाद सुन सकें। मराठी जुबान में बच्चों के गीत, इज्तिमाई गीत, देशभक्ति गीत, नज़में, मुख्तलिफ कारामद वीडियोज, मराठी खबरें, मराठी मुबाहिसे, ड्रामे और मुख्तलिफ खेलों की कमेंट्री, रेडियो, टीवी, मोबाइल, किसी भी जरिए से, ये सब तुलबा की उम्र और समझ के लिहाज से मुंतखब शुदा, काबिल फहम और दिलचस्प हो। और भी बहुत कुछ जो आप अपने तौर पर इनके सुनने की सलाहियत में इजाफे के लिए जरूरी समझते हैं। शर्त यह है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा माहौल और ज्यादा मवाद फराहम किया जाए जिसके जरिए से वो ज्यादा से ज्यादा सुनकर आगे की महारतों में सलाहियतें हासिल कर सकें। दूसरी बुनियादी महारत है बोलना। सुनने की तरह ही हम इन्हें बोलने के लिए भी मुनासिब मौके फराहम करना चाहिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि सुनने की महारत जिस कदर फरोग पाएगी, इसी कदर ज़कीर अल्फाज में इजाफा होगा और बोलने की महारत हासिल होने में मदद मिलेगी। लेकिन बोलने के लिए महज ज़कीर अल्फाज भी काफी नहीं है। इसके लिए मौके फराहम करना, तहरीक देना और मश्क करवाना जरूरी होता है। बोलने की मश्क के लिए सबसे पहले तुलबा को आमादा करना होगा और इसके लिए इन्हें अपने हिफाजती कौल से बाहर निकलने और गलती होने से न डरने की तरगीब देना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि काबिलियत और तमाम तर सलाहियतों के बावजूद हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते, गलती होने से डरते हैं, इसी वजह से बोल नहीं पाते। लेकिन जुबान सीखने में की हर बुनियादी महारत की अहमियत होती है और इसके लिए बोलना भी इतना ही अहम है जितना सुनना। और बोलने के लिए जरूरी है कि आप खुद को अपने हिफाजती कौल से बाहर निकालें। गलती हो भी तो डरे नहीं। तुलबा को इसकी सीख देने के लिए इन्हें तहरीक देना होगा, माहौल बनाना होगा जिसमें वो अपनी गलतियों से बिना डरे बोल पाए। अगला मरहला पढ़ना है। पढ़ने के लिए मुनासिब माहौल और वसाइल फराहम करना। अल्फाज से पढ़ने की शुरुआत की जानी चाहिए। जबानदानी सिखाने के लिए किए जाने वाले तमाम आमाल और तजुर्बात हम मराठी जबान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मराठी हुर्फी ग्रोह का इस्तेमाल, अल्फाज की पट्टियाँ, तस्वीरी चार्ट्स, जुमले बनाना, जुमलों का पहाड़ बनाना वगैरह वसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि इन्हें
ये सरगर्मी दी जा सकती है कि बोर्ड पर बना हुआ हुर्फ किताब के मखसूस सफ़े पर ढूंढे, ताकि तमाम हुर्फ से उनकी पहचान हो और ज्यादा से ज्यादा उसकी मशक हो सके। अल्फाज और छोटे जुमले दीवार पर चिपका करें। जमात के अंदर और बाहर भी इनको वाज़ेह दिखाई देने वाली जगहों पर छोटे छोटे जुमले इस तरह लगाए जा सकते हैं जिनको वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, तस्वीर से ताल्लुक जोड़ेंगे, जिनकी सतह में इजाफा किया जाए, आसान से मुश्किल की तरफ। पहले आसान हो, फिर कुछ दिन बाद रफ्ता रफ्ता इनकी मुश्किल सतह में इजाफा किया जाए। बाज़ मकामात पर यह आदत होती है कि जमात में एक बार चार्ट्स लगा दिए जाए तो कई साल या कम से कम 1 साल तो इसे हटाया नहीं जाता, जो किसी तौर सही नहीं है। हम जमात और स्कूल की दीवारों का तलबा के सीखने के लिए साजगार माहौल के तौर पर बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पर लगाया जाने वाला मवाद मनसूबा बंद हो, कितने अरसे के बाद दूसरा लगाया जा सकता है, ये तय होना जरूरी है। जब हम ये देखें कि ये तमाम चीजें बच्चे अच्छी तरह पढ़ना सीख चुके हैं या इन तमाम से उनकी अच्छी तरीके से जानकारी हासिल हो गई है, तो उसको बदलकर दूसरा मवाद जो उसके आगे का हो, ये लगाना जरूरी है। उर्फी मॉम में रिश्तेदार के नाम, जिस्म के आज़ा के नाम, क्योंकि तलबा इनसे मानूस होते हैं, रिश्तेदारों के नाम अगर लगाए जाए, बाबा, मामा, मौसी, आई, बहन, भाऊ, तो तलबा इन रिश्तों से वाकिफ भी होते हैं और इनसे उन्हें उनसियत होती है, तो वो इसको देख देख कर पर जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं। इसके अलावा जिस्म के आज़ा के नाम, एक और बात कि जमात और स्कूल में मौजूद अशिया को मराठी नाम दें, जिनके जरिए से तलबा की नजर से वो अल्फाज बार बार गुजरेंगे और नाम याद होने के साथ इन्हें हुर्फ की पहचान भी होगी। ब्लैक बोर्ड है, पढ़ा है, वर्ग है, कविता, कुछ चार्ट लगे हुए हैं होना चाहिए, कुर्सी है, कुर्सी, टेबल, पुस्तक, वेड़ा पत्रक, इस तरीके से के नाम अगर हर चीजों पर लगाए हुए हो क्लास में, जमात में, तो बच्चे बार बार उनको देखेंगे, तस्वीर अशिया से उनको रिलेट करेंगे और फिर उसको है तो पढ़ने की कोशिश करेंगे। छोटे जुमलों के साथ मजीद पढ़ाई की मशक के लिए मुख्तलिफ मराठी अखबार की सुर्खियाँ, खबरें, मुख्तलिफ कहानियों की किताबें, जिनमें शुरुआत में तस्वीरी किताबें शामिल हो, फिर मुख्तसर कहानियाँ, फिर तवील, इस तरह दिया जा सकता है। इन किताबों में बाद में मालूमाती किताबें, जब बच्चे पढ़ना सीख जाएं तो मालूमाती किताबें जिनमें आम मालूमात, साइंसी मालूमात वगैरह शामिल हो, इनका इजाफा किया जा सकता है। इस तरह लिखना, मंदरजा वाला तीनों महारतों के साथ ही इस बुनियादी महारत के लिए भी मुख्तलिफ जमात या मेयार के लिहाज से तालीमी तजुर्बात का इस्तेमाल किया जाए। हुर्फ के लिए नुक्ते जोड़ें, मिट्टी या रेत पर लिखें, हवा में हुर्फ बनाएं, एक दूसरे की पीठ पर बनाएं, चौक के जरिए अपने टेबल पर लिखें। एक ही चीज को सफ़े भर कर लिखवाने के बजाय इसे 3 या 5 बार लिखाएं। इस तरीके से उकताहट और बेदिली से लिखने का अमल किया जाना मुतवक्किल होता है। अगर हम सफ़े भर का लिखने के लिए दे दिया बच्चों को, तो वो लिखने से उकता कर उनकी राइटिंग में भी सुधार नहीं आ सकता और उकताहट का इजहार हो सकता है। इसलिए किसी भी चीज को 3 बार 5 बार लिखाकर और उन्हीं नुकात को तब्दील करके दिया जाए, तो वो ज्यादा शौक से और ज्यादा खुशी से लिख सकते हैं। मश्क के लिए मुख्तलिफ हुरूफ दिए जा सकते हैं, इसमें इनके लिए महारत की जांच मुमकिन होगी। बड़ी जमातों के लिए देख कर लिखो, याद करके लिखो, दरमियान का लफ्ज तलाश करके लिखो, समझ कर लिखो, इस तरह जुमले लिखाए जा सकते हैं। अल्फाज और हुरूफ के पहाड़ भी इसमें कारआमद है। एक लफ्ज से मुताल्लिक मजीद अल्फाज बनाना और एक जुमले से मुताल्लिक मजीद जुमले बनाना। अगला मरहला है गुफ्तगू करना। बोलने की महारत में जो हमने इन्हें कंफर्ट जोन से निकाला, यहाँ इसका फायदा हमें मिलेगा। आपस में गुफ्तगू, अपने शौक के बारे में खुलासा, जमात के किसी उन्वान पर बात कर सकते हैं, अपने पालतू जानवर, पसंदीदा फल, घरेलू सामान, रिश्तेदार वगैरह किसी भी उन्वान पर इजहार ख्याल करने, तकरीर की महारत के लिए मशक कराई जा सकती है। ये एक सरसरी गुफ्तगू थी जिसके जरिए से जबान सिखाने के जिम्मे में हमने इयादतन इन नुकात का बयान किया है।
जबान सिखाने की बुनियादी महारतों को रूबे अमल लाने और तुलबा को सिखाने के लिए बेशक आप तमाम ही के पास इससे कहीं ज्यादा वसाइल और तजुर्बात मौजूद भी होंगे और बिलाशुबा आप इनका इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन जो कमी मराठी जबान के ताल्लुक से हमें अपने तुलबा में देखने मिलती है, इसको दूर करने के लिए हम जरूर ये तहिया करें कि अपनी जमातों में लाजिमन अब हमें मराठी जबान की तदरीस करते हुए अपने तुलबा को इसमें माहिर बनाना है। हो गया सर। शुक्रिया बाजी। बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम राजेश चौधरी सर को सुन नहीं पाए थे, तो मैं फिर से जनाब राजेश चौधरी सर को गुजारिश करता हूं कि वो हमारी रहनुमाई फरमाएं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं रेंज से बाहर से लगाया था। अभी अभी रशीदुन्नेसा मैडम ने मराठी का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, उर्दू में मराठी का अध्यापन कैसा होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि रा औरंगाबाद की ओर से उर्दू सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आवाज येत नाही। उर्दू 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 के क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक सोचकर तीन विषय हमने लिए थे। पहली शिक्षण परिषद में 3 सब्जेक्ट थे, जिसमें 21st सेंचुरी स्किल्स, उसके बाद में सर आप कैमरा ऑफ कर दीजिए, रेंज आ जाएगी। हेलो अंसारी सर, हाँ अभी आवाज आ रही है सर आपकी, अभी आ रही है सर आवाज, एक बोलिए। कॉल बार बार आ रहा है सर, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। जी जी सर। हाँ, तो पहली शिक्षण परिषद के वक्त सिर्फ 25 एक्सपर्ट्स हमने तैयार किए थे, और औरंगाबाद की उर्दू कोर टीम जिसमें 16 से 17 सदस्य हैं, और अभी दूसरी शिक्षण परिषद के वक्त हमने प्रत्येक तालुके में से 3-3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स लिए, और तकरीबन 200 की टीम अपने एक्सपर्ट्स की तैयार हुई। तो एक बहुत बड़ी संख्या में उर्दू का रिसोर्स ग्रुप तैयार हो रहा है और एक अच्छा काम चल रहा है।
हेलो, सॉरी। इस शिक्षण परिषद पर अभी जो ज्वाइन लोग हैं बहुत सारे 430। सॉरी सर। जी सर। हाँ, हो गए आ सर। रही है आवाज अभी, बोलिए सर। हाँ, होगी मतलब मेरी बात ओके होगी। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर जनाब आपका। इस शेर के साथ दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। इस शेर के साथ मैं मोहतरम आली जनाब डॉक्टर कलीमुद्दीन शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि ये कीमती अल्फाज से वो हमारी रहनुमाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आप तक? वालेकुम सलाम, जी सर आ रही है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। रशीदा बाजी, बहुत बढ़िया सेशन लिया आपने, मैं सुन रहा था आपको और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। मैं तो कहूंगा कि मैंने जितने शिक्षण परिषद मराठी में भी देखे, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन काबिल तारीफ है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। और मुझे लगता है कि देखिए जो पहला सेशन था बहुत बढ़िया हो गया, और इसी से मैं शुरुआत करूंगा कि कुछ बातें हमारे उर्दू भाइयों को, उर्दू मीडियम के टीचर्स के लिए करना चाहिए। जो पहली बात है, तो हमारी उर्दू उर्दू जो जुबान है उसके साथ साथ जो रीजनल लैंग्वेज है हमारी मराठी, उसको भी हमारे को अच्छा करना है। क्योंकि देखिए कि मराठी ये जुबान अभी जो है वो नौकरी की जुबान है, जहां से जॉब लिए जाते हैं गवर्नमेंट में। हर हुदे के लिए मराठी में पेपर होते हैं, एमपीएससी की एग्जाम भी मराठी में होती है, बाकी एग्जाम भी मराठी में होते हैं। तो मैं कहूंगा कि इसको हमने अब अपनाना चाहिए। प्रॉब्लम मुझे लगता है बच्चों में तो है डेफिनेटली, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं आपसे माफी चाहकर ये कहूंगा कि मेन प्रॉब्लम है हमारा टीचर्स का मराठी में। कि जो रिसर्च किया गया था पिछले 1 साल पहले, उसमें देखा गया कि हमारे टीचर्स ही अच्छी तरह से मराठी नहीं बोल पाते, नहीं लिख पाते, नहीं एक्सप्रेस कर पाते, ये प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग इसमें से रास्ता निकालेंगे। जो डायट और रीजनल एकेडमिक अथॉरिटी है, इसके तरफ से हम लोग आपको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। आप मैसेज में लिखिए कि आपके लिए मराठी के लिए हम लोग क्या करें। तो हम लोग आपके लिए वो प्रोग्राम या ऑनलाइन कोर्सेस कुछ तो डेवलप करेंगे, जिससे आपकी मराठी अच्छी हो। लेकिन मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि यहाँ महाराष्ट्र में रह के हम लोग अगर पीछे पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह है हमारा मराठी की तरफ जो ख्याल नहीं है, उसके लिए है। अगर हम लोग मराठी को भी अच्छी तरह अपनाएं, अपनी जुबान अच्छी करें लिखने में, पढ़ने में, तो हमारे बच्चे जॉब में आ जाएंगे, नौकरी को लगेंगे। क्योंकि देखिए तुम्हारा और मेरा मकसद क्या है कि अपनी अपनी इकोनॉमी अच्छी हो। इकोनॉमी तभी अच्छी होगी कि जब बच्चों को जॉब लगेंगे। तो हम लोग आपके साथ हैं। तो आपको किस चीज की मदद है मराठी अच्छी करने के लिए, तो हम लोग सभी करेंगे, सभी चीजें आपके लिए करने के तैयार है। पहली बात। दूसरी बात है, देखिए कि अभी मुझे लगता है कि पहले अध्ययन स्तर का भी प्रेजेंटेशन हुआ होगा, नहीं है तो बाद में कभी तो भी होगा। लेकिन देख रहे हैं हम लोग कि पिछले 2 सालों में पैंडेमिक की सिचुएशन के लिए स्कूलें बंद थी, ऑनलाइन एजुकेशन चालू था।
लेकिन इसके ऑनलाइन के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। बहुत मैं कहता हूं कि खाली 30% लोगों के पास ये एंड्रॉयड मोबाइल है और सभी बच्चे इसमें नहीं सीख पाए। तो मेन प्रॉब्लम है अभी जो अध्ययन स्तर में डेटा बताएगा उसमें उसमें से खास ये चीज उभर कर सामने आ रही है कि खास तौर पर दूसरी और तीसरी के बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो हम लोगों को पहली, दूसरी और तीसरी इन 3 क्लासों पर अब ध्यान देने की सख्त जरूरत है। फिर बच्चा कौन से भी क्लास में हो, चाहे वो तीसरी में हो, पहली में हो, दूसरी में हो, मैं कहता हूं कि पहली और तीसरी के सभी बच्चे एक ही लेवल पर हैं। वो है पहली के लेवल पर, जिसको कि पढ़ना नहीं आता, जिसको लिखना नहीं आता, जिसको रियाजी नहीं आती, तो ये तीनों का प्रॉब्लम सेम है। तो मैं कहूंगा कि ये अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, अगले कुछ दिनों में स्कूल फिर से शुरू हो जाएंगे। तो मैं आप सभी लोगों से, सभी हजरा से गुजारिश करूंगा कि फरवरी, मार्च और अप्रैल, अभी जनवरी की 15 दिन रह गए हैं, तो हम लोग ये अप्रैल एंड तक अगर पूरी मेहनत इन 3 क्लासों पर करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत सारा बदलाव आ जाएगा। और इसके लिए कोशिश करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट कहाँ है? तो उर्दू मीडियम के बच्चों में है, हमारे कम्युनिटी के बच्चों में है। देखिए, ये एक बच्चा अगर स्कूल से बाहर होता है तो कम्युनिटी का और मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। तो हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए कि बच्चे भी 100% हमारे हैं, टीचर भी 100% हमारे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? कहाँ तो हम कम पढ़ रहे हैं, कहाँ तो हमारी कोशिश कम पड़ रही, कहाँ तो हमारा जज्बा कम पड़ रहा, कहाँ तो हमारी मेहनत कम पड़ रही। देखिए, तुम और मैं ईमान वाले हैं, है ना, अल्लाह को डरने वाले हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए, एक भी बच्चे का अगर नुकसान होता है तो कम्युनिटी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और खास तौर पर आप देखेंगे कि जो अध्ययन स्तर का डेटा आया है उसमें ये बता रहा है कि मराठी मीडियम से भी 10% कम इतनी गुणवत्ता उर्दू मीडियम की है। यानी जो डेटा बता रहा है कि 60% नुकसान दूसरी में हो गया मराठी मीडियम के बच्चे का, तो उर्दू मीडियम का 70% इतना नुकसान हुआ। तो ये बड़ा नुकसान है बच्चों का। और खासतौर पर हमारी हमारे जो लोग हैं, हमारी जो उम्मत है, वो इकोनॉमिकली उतनी साउंड नहीं है। अगर हम हमारे गवर्नमेंट स्कूलों से इनको अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते तो ये बच्चे जाएंगे कहाँ? तो मैं फिर से अल्लाह के लिए आपको अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ कि प्लीज प्लीज आप अपना क्लास में बेस्ट दीजिए, क्योंकि जरूरत है उम्मत को। आपकी आपकी ताउन की, आपकी मेहनत की सख्त जरूरत है। हर वक्त स्कूल में जाने के बाद एक बार अल्लाह को याद करो, और वापस जब स्कूल से निकलते हो तब भी याद करो, और फिर सोचो कि मैंने क्या किया। मैं गया स्कूल में, लेकिन मैंने पढ़ाया क्या? क्या मेरे बच्चे पढ़ रहे क्या? बस यही गुजारिश है। दूसरी एक बात कहूंगा कि जो अच्छी बात हमारे पास हो रही, मैं सभी उर्दू मीडियम के टीचर्स को, हेडमास्टर्स को और हमारे सभी जो जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं, बाजी जैसे लोग हैं, इनको मुबारकबाद देता हूं कि जो उर्दू का काम हमने पिछले साल, 1.5 साल से शुरू किया, ये अभी उरूज पर है, अच्छा है। और हम लोग मराठी में भी काम, मराठवाड़े में भी काम कर रहे हैं। एक बात अच्छी जो दिखाई दी कि जो अभी 5वीं और 8वीं के स्कॉलरशिप के रिजल्ट आए, उसमें ये दिख रहा अभी कि अभी उर्दू मीडियम के बच्चे औरंगाबाद जिले के मेरिट लिस्ट में है। जबकि पिछले साल देखा गया था कोई मेरिट लिस्ट में बच्चे नहीं थे, लेकिन इस साल उसमें बहुत इजाफा हुआ, तादाद बड़ी बच्चों की। तो आप सभी लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपके मेहनत के वजह से ये परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन इसको और बढ़ाने की जरूरत है। और एक बात मैं कहूंगा कि अभी जिले की मेरिट लिस्ट में तो हमारे उर्दू के बच्चे आ गए, अब स्टेट मेरिट लिस्ट में इन बच्चों को आना है। तो उसके लिए हम लोग सभी मेहनत करें। अभी हमारे तरफ से, डाइट की तरफ से, हमने अभी 5 टेस्ट 5वीं के और 8वीं के उर्दू मीडियम से पूरे पेपर्स तैयार किए हैं। अभी आप सभी लोगों को ये करना है कि नेक्स्ट वीक से जुमेरात के दिन हम लोग ये पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे। तो हर स्कूल में ये पेपर आप निकाल कर बच्चों के, जो 5वीं के बच्चे हैं, 8वीं के बच्चे, उसकी स्कॉलरशिप की एग्जाम ले और उसका डेटा आपके स्कूल में रखें। इंशाल्लाह देखिए, अगर हम ये मेहनत करते हैं तो अगले 6 महीने में देखिए कि आने वाले रिजल्ट में औरंगाबाद जिले के और मराठवाड़े के उर्दू मीडियम के बच्चे स्टेट मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो फिर से आपको गुजारिश करता हूं कि इस बात पर ध्यान दीजिए। 5वीं और 8वीं स्कॉलरशिप की जो एग्जाम होने वाली है, उस हर बच्चे के लिए वो पेपर आप अवेलेबल कराए, उसको सॉल्व करके लिए, उसकी डिफिकल्टी क्या है वो देखिए। आप थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तीसरी बात ये है कि रीड टू मी जो ऐप आपके लिए इंग्लिश का डाउनलोड कराया है,
आपको सभी को बताया था कि डाउनलोड किया होगा आपने, अगर नहीं किया है तो जल्दी करें और इसका भी यूज अपने बच्चों के लिए करें। ये ऐप बच्चों के इंग्लिश अच्छा होने के लिए बहुत ही बढ़िया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं कहूंगा कि रीड टू मी ऐप का भी आप सब लोग ये करें। फिर से मैं कहूंगा, मैं आप सभी लोगों को मैं कहूंगा कि देखिए, ये जिंदगी मुझे और आपको बाद में नहीं आने वाली। अगर हम नौकरी से चले जाते हैं तो फिर बाद में तो कोई मौका हमारे को अल्लाह देने वाला नहीं है। आज तुम और मैं किसी पद पर हैं, कुछ लोग टीचर हैं, कुछ लोग हेडमास्टर हैं, कुछ लोग डाइट प्रिंसिपल हैं, कुछ लोग राह के संचालक हैं। अगर ये बंदा अगर कुर्सी पर बैठता है, अगर वो उम्मत का काम नहीं करता तो फिर इससे कोई फायदा नहीं। मैं मेरे लिए भी ये अल्फाज कह रहा हूं कि जब जो मौका अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करता हूं तो मैं गुनाहगार हूं, ऐसा मुझे लगता है। तो हम लोग देखिए, हम लोग एक अवेयर हो, जो सिचुएशन फिलहाल उम्मत की है वो पढ़ने लिखने में, हेल्थ में, एजुकेशन में, तो ये अच्छी नहीं है। इसको अगर सुधारने का है तो हर बंदा दिल पर ले कि इंशाल्लाह मैं उम्मत के लिए काम करूंगा। और खास तौर पर मेरे बहनों को गुजारिश है, क्योंकि उर्दू मीडियम में 80% टीचर्स ये लेडीज हैं। तो जैसा रशीदा बाजी ने अभी बताया कि अगले कुछ दिन में मुझे बताइए, मुझे कॉल कीजिए कि सर आइए मेरे स्कूल में देखिए। जैसा रशीदा बाजी ने अभी मराठी का अलग अलग क्लासरूम कैसा बनाना चाहिए, स्कूल में क्या पोस्टर लगाना चाहिए, इस तरह अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज इनिशिएटिव लीजिए, हर बंदे को इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो ही कम्युनिटी आगे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं। देखिए, एक बंदा स्कूल में काम करता है, 8 लोग बैठे हुए हैं, ये नहीं चलने वाला। तो हम लोग इंशाल्लाह इसको मूवमेंट बनाएंगे, एक चढ़वड़ बोल के इसको एक्सेप्ट करेंगे। मराठी भी अच्छा पढ़ाएंगे, उर्दू भी पढ़ाएंगे और अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे। ज्यादा वक्त नहीं लेता, आज जुमा है। मैं अंसारी सर से भी कहूंगा कि अपने अपने सेशन 1 बजे से पहले खत्म कर लो, टाइम वेस्ट मत करो और सबको बोलने का मौका दो। इंशाल्लाह एक दिन ओपन प्लेटफॉर्म हम करेंगे, सभी लोगों को फिर से जोड़ेंगे और आपका क्या कहना है मैं सुन के लूंगा, तो उस मुताबिक हम करेंगे। मैं आपके साथ हूं, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तुमसे और मुझसे काम ले। शुक्रिया। शुक्रिया सर, आपके दिए गए कारआमद मशवरों पर इंशाल्लाह तमाम असातिज़ा किराम अमल करेंगे। अपने शागिर्द को मंजिल का पता देता है, ऐसा दिल भी खुदा सबको कहाँ देता है। जानता खूब है ये बात जमाना सारा, है मुदर्रिस ही जो पत्थर को जबान देता है। इन अशार के साथ मैं मोहतरमा गुलनार तहसीलदार को मदऊ करता हूं कि वो इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इस उन्माद पर रोशनी डालें। मोहतरमा गुलनार तहसीलदार मैडम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है ना सर? जी आ रही है आवाज। अपना सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस दे रहे हैं। अटेंडेंस के लिए आपको गूगल फॉर्म भरना है और हैंड रेज भी मत करिए आप लोग, और सभी को अटेंटिवली सुनना है क्योंकि ये थोड़ा सेशन में इंटरैक्टिव लेना चाहती हूँ। तो किसी को भी अनम्यूट किया जा सकता है कुछ मिसाल के लिए या फिर सवाल जवाब के लिए। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। हमारा नाम है गुलनार तहसीलदार। मैं औरंगाबाद महानगर पालिका स्कूल गारखेड़ा में टीचर हूँ। 13 साल मुझे हो चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। स्क्रीन दिखा रहे हैं सर? हो रहा है, अभी शेयरिंग हो गया। तो चलिए हम यहाँ पे चैट बॉक्स का आप इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि अभी इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस ये लफ्ज सुनकर आपको क्या समझ में आ रहा है। सिर्फ आपको चैट बॉक्स में डालना है, नहीं पता है तो मत डालिए मगर सेशन को ध्यान से सुनिए। इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस ये क्या है, आज हमको इसके बारे में देखना है। इसे अगर हम उर्दू में देखें तो इसका तर्जुमा होगा जामे तर्ज अमल, और इंक्लूसिव एजुकेशन भी हम इसमें ले सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं आगे। एक मिनट। अब देखिए
इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस में हमें किन नुकात पर गौर करना है। यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि आमोजगार में तनव्वु, यानी कि यहाँ पर जो बच्चे सीख रहे हैं उनमें क्या क्या मुख्तलिफ है, उनमें क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद हम देखेंगे आमोजिश के तरीक़ेकार में तनव्वु, यानी जो बच्चे हमारे पास सीख रहे हैं उनके सीखने के तरीके में किस तरह से अलग मुख्तलिफियत आती है, किस तरह से उनमें तनव्वु होता है। इस तस्वीर को आपको देखना है। यहाँ पर देखिए एक मफरूजा है यहाँ पर कि सबको फायदा हो, है ना। हम क्योंकि सब यहाँ पर असातिज़ा है और हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी जमात में जितने भी तलबा हैं, तालिबात हैं, हम सबको मसावी मौक़े फराहम करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। यहाँ पर आपको एक फुटबॉल के मैदान की तस्वीर दिखाई गई है। 3 बच्चे हैं जिनकी हाइट अलग अलग है और उनमें देखिए आप एक लड़की भी है, एक लड़का भी है और एक बच्चा है जिसकी हाइट कम है, लेकिन उनको यकसा मौक़े दिए गए हैं कि वो जो है इस फुटबॉल के मैच का नजारा कर सके। ये हो गया हमारा एक मफरूजा कि हम जो है मसावत पर काम कर रहे हैं और हम सभी को एक जैसे वसाइल मुहैया कर रहे हैं। अब इस इमेज में देखिए, आप इस तस्वीर में देखिए, यहाँ पर जरूरत के लिहाज से मदद फराहम की गई है, यानी कि यहाँ पर हमने जो वसाइल तलबा को देना थे हमने उसमें कुछ तब्दीली कर दी। जिसकी हाइट कम थी हमने उसे जो है 2 बॉक्सेस दिए, जिसकी मीडियम थी उसे 1 बॉक्स और जिसे बॉक्स की जरूरत नहीं थी उसे वैसे ही खड़ा किया। अब देखिए इसी तस्वीर में जो है फुटबॉल का नजारा तीनों बच्चे कर रहे हैं, यानी कि तीनों बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो इसी को हम जो है इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस कह सकते हैं। इसे आम जबान में अगर हम देखें तो हमें अपनी जमात के हिसाब से तमाम तलबा को लेते हुए उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक उनके सीखने की कैपेसिटी या सीखने की सलाहियत के हिसाब से जो भी हम उन्हें वसाइल मुहैया करते हैं उन तमाम तरीक़ेकार को, उन तमाम वसाइल को जामा तर्ज अमल या इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस कहा जाता है। अब इस तस्वीर में देखिए, यहाँ पर भी वही मसला था, फुटबॉल का मैदान वही है, बच्चे भी वही हैं, लेकिन अदम शमूलियत की वजह समझी गई। यानी पहले जो है हमने क्या किया था, वसाइल तब्दील किए थे, यानी जो हम वसीला बच्चों को दे रहे थे सीखने के लिए, देखने के लिए, तो हमने क्या किया था उसको तब्दील किया था। लेकिन अब हमने क्या किया है, अपने तर्ज अमल में हायल रुकावट को दूर किया है। यानी हमारे पास हमने ऐसा नजरिया आया कि जो दीवार है वो रुकावट है बच्चों के नजारा करने में, तो हमने अब यहाँ पर क्या किया, उस रुकावट को दूर किया। यानी ये भी इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस का एक हिस्सा है। या तो हम जो है मौके के हिसाब से अपने वसाइल तब्दील करें या फिर अपने तदरीस में आने वाली रुकावट क्या है, यानी कि जो जिसने एक्शन रिसर्च किया होगा वो ये बात को समझ सकते हैं कि हम जो पहले मफरूजा लेते थे और उसके बाद जो है उसमें आने वाले मसाइल क्या है लेते थे, और उन मसाइल को हल करने के लिए हमने जो जो तरीक़ेकार अपनाया है हम उसको लेते थे। तो यहाँ पर इस तस्वीर के जरिए आपको ये समझ में आया होगा कि हमने पहले वसाइल तब्दील किए तभी भी बच्चों को फायदा हुआ। ये हो गया हमारा वसाइल तब्दील करके तरीका। दूसरा तरीका यह है कि रुकावटें जो आ रही है, जैसे कि अभी बहुत सारे समझ में हम लोग परेशान है कि स्कूल बंद है, बच्चे हमारे पास नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं है, कुछ बच्चे तो ऐसे ऑनलाइन भी नहीं है, ऑफलाइन भी नहीं है, तो उन्हें किस तरह से तदरीस की जाए। तो ये हम अपने माहौल के हिसाब से, अपने तलबा के हिसाब से, उनकी सीखने की सलाहियत के हिसाब से जो है इसमें हम तब्दीली कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि तलबा किस लिहाज से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो है इसकी शाखें हो सकती है। हमें पता है कि एक तालिबे इल्म हर लिहाज से एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर हम जुड़वा बच्चों को भी ले तो उनको भी जो है अल्लाह ताला ने ऐसा मतलब सलाहियत अता की है, उनके फिंगरप्रिंट्स तक एक दूसरे से मैच नहीं होते। तो यानी हम ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि हम हर तलबा के लिए एक ही तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए तलबा किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अब हम देखेंगे तलबा में तनव्वु। इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस में जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि इसमें हमें एक ही जमात में, या आपको जिस्मानी तनव्वु में समझ में आ रहा होगा, लड़के लड़कियां और जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं इन तमाम को लेकर एक साथ तदरीस करनी होती है। इसमें सबसे बड़ा जो इसका फायदा यही हुआ है कि जो जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चे रहते हैं उनको भी हमारी आम जमात में सीखने का मौका फराहम हुआ है। यानी जिस्मानी एतबार से भी जो है यहाँ पर तलबा में तनव्वु पाया जाता है।
इसी तरीके से ज़हनी एतबार से भी हमारी जमात में आने वाले बच्चे जो है वो अलग अलग लेवल के होते हैं। इसे हम आम जबान में आईक्यू लेवल से पहचान सकते हैं कि हर बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो डिफरेंट होता है। यानी कोई बच्चा ऐसा होता है कि 5वीं जमात में है लेकिन वो 6ठी 7वीं क्लास के जो है सवाल जवाब हल करने की सलाहियत रखता है। वैसे ही कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो बिल्कुल 5वीं क्लास में है तो 5वीं के हिसाब से पूरा बराबर उनका चलता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको दूसरी और तीसरी के जमात के जो है सवाल जवाब और उनके मतलब एक्टिविटीज में सरगर्मी में ज्यादा दिलचस्पी होती है। तो ये तलबा पे डिपेंड करता है, तलबा पे ये मुनसिर करता है कि उनकी जहनी सलाहियत किस तरह से होती है। उसके बाद हम देखेंगे लिसानी यानी जबानी एतबार से। अब बहुत बार ऐसा होता है कि मादरी जबान बच्चों की अलग होती है। अब यहाँ पे चूंकि हम सब उर्दू मीडियम के असातिज़ा है तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी मादरी जबान भी उर्दू है और हमारी जो है स्कूल की जबान भी जो है उर्दू है। तो यहाँ पर लेकिन अगर कोई बच्चा अंग्रेजी मीडियम में या मराठी मीडियम में जाता है वहां उसमें ये तनव्वु पाया जाता है, यानी उसकी मादरी जबान उर्दू होती है और वो अंग्रेजी सीखता है या मराठी सीखता है। तो इस तरह से तलबा में लिसानी एतबार से जबानी एतबार से भी तनव्वु पाया जाता है। हमें अपनी जमात में तदरीस के दौरान इन तमाम नुकात को जहन में रखकर तलबा के लिए मुनासिब मौक़े फराहम करने की जरूरत है। आखिरी हम देखेंगे तहजीबी तनव्वु, यानी हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो अलग अलग इलाकों से आते हैं, उनकी तहजीब अलग अलग होती है। जहां पर अगर कहीं हम देखें मतलब जो गांव के इलाके है या फिर कोई पहाड़ी इलाके है उनकी तहजीब अलग होती है, उनका कल्चर अलग होता है और उन तलबा को अपने आम दूसरे तलबा के साथ मिलाकर उनके लर्निंग यानी उनकी सीखने की सलाहियत के हिसाब से उन्हें मौक़े फराहम करना ये एक बहैसियत टीचर हमारा फरीजा है। अब देखिए इसको अंजाम देने के लिए हमें अपने तलबा को समझना है। अब उसे किस तरह से हम समझेंगे? सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारी जमात में जो तालिब इल्म आया है वो किस तरह से सीखता है, उसके पसंद का तालीमी मवाद क्या है। हमने अक्सर पढ़ाई के दौरान देखा होगा कि कुछ बच्चों को रियाजी से बहुत दिलचस्पी होती है, बस रियाजी सीखने के लिए बोलते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको अंग्रेजी पसंद होती है, यानी किसी ना किसी मजमून में उनकी दिलचस्पी ज्यादा होती है। तो हमें क्या करना है, अपने तालिबे इल्म में ऐसे बच्चों का ग्रुप बनाना है अलग कि जिसको इंग्लिश से ज्यादा दिलचस्पी हो, जिसको रियाजी से ज्यादा दिलचस्पी हो। यानी अगर हम उनको उनकी दिलचस्पी के हिसाब से तदरीस करेंगे तो उनकी सीखने की सलाहियत जो है वो परवान चढ़ती है और इसीलिए उनकी तालीमी जरूरत और पसमानदगी की वजूहात भी हमें समझ में आती है। यानी अगर किसी बच्चे को साइंस में दिलचस्पी नहीं है, उसे तारीख में दिलचस्पी है और हम उसे साइंस पर जोर दें तो वो क्या करता है, वहां पर उसकी तालीमी पसमानदगी होती है। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमें यह देखना है कि उसकी तालीमी पसमानदगी में रुकावटें क्या है। जैसे हमने आपको शुरू की पिक्चर में बताया था कि हमारी रुकावट दीवार थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर दीवार को चेंज किया और वहां पर जाली लगा दी। यानी इसी तरीके से बच्चे की तालीमी जरूरियात और उसको पूरा करने में कौन सी रुकावट आ रही है, यहाँ पर हमें उसको समझकर अलग करना है। और उसके बाद आता है जिस्मानी व जहनी माजूरी, यानी हमारे पास तमाम जमातों में अक्सर ऐसे भी बच्चे होंगे जो विशेष तलबा है, यानी कि जिस्मानी व जहनी एतबार से कोई माजूर है, तो उनको भी जो है हमें अपने जो जमात के तमाम बच्चे हैं उनके साथ ही लेकर तदरीस करना है। उनके लिए क्या तरीके क्या इख्तियार किया जाएगा ये उनकी तालीमी सतह पर मुनसिर करता है। अब देखिए, क्या तमाम तलबा एक ही तरीके और यकसा वसाइल से सीख सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। यानी जैसे हमने बताया तमाम तलबा की जहनी सलाहियत अलग है, उनकी जिस्मानी कैपेसिटी अलग है, उनमें जो है सीखने की जुस्तजू अलग है। तो इसीलिए तमाम तलबा के लिए हम जो रिवायती तरीका था, तमाम तलबा के लिए एक ही तरीका होता था, उसे जो है अब तब्दील किया गया है। और अगर आपने पिछली निष्ठा की ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरीके से की होगी तो वहां पर भी आपने इंक्लूसिव क्लासरूम का एक सेशन किया होगा, वहां पर आपको ये तमाम नुकात समझ में आए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। अब देखते हैं हम कि तलबा किस तरह से सीखते हैं। देखिए, तलबा के सीखने के तरीकों में फर्क है। सबसे पहले तो हम देखेंगे तमाम बच्चे एक ही तरीका और एक ही किस्म के वसाइल से नहीं सीख सकते, यानी उनके सीखने के तरीके में भी फर्क होता है। अब किस तरह से फर्क हो सकता है, देखिए कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो देखकर सीखते हैं, यानी कि जो रोजमर्रा के उनके घर में वाकयात होते हैं वो देखते हैं रोजाना, है ना, और उसकी तरह से वो सीखते हैं। इसी तरह से दूसरा आता है सुनकर सीखने वाले।
आजकल जो हमारा मतलब अब हम जो यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें हम दो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं, यानी कि हम ये दोनों लेकर ये जो है ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि देख और सुनकर सीखने वाले। और कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो सरगर्मी के जरिए सीखते हैं, सरगर्मी के जरिए जो सीखा जाता है उसे किनेस्थेटिक लर्निंग कहा जाता है। और कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो पढ़कर और लिखकर सीखने वाले होते हैं। आप अपने कमरे जमात में तलबा के इस तरह से ग्रो कर उन्हें आगे की पढ़ाई दे सकते हैं। अब हम देखेंगे, क्योंकि अभी जो है हमारा ज्यादातर काम ऑनलाइन चल रहा है, अभी इंशाल्लाह अगर हो सके तो फिर से स्कूल खुलने के बहुत ज्यादा चांसेस है बहुत इलाकों में। लेकिन जहां पर अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो हमें ऑनलाइन ही अपनी तदरीसी खिदमत अंजाम देना होगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो है हम अभी मोबाइल पर बहुत सारे जो है देखकर सीखने के लिए मवाद तलबा को फराम कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप रोज देखते होंगे कि बहुत सारे यहाँ पर कुछ अल्फाज की पट्टियां आती है, कुछ अल्फाज के चार्ट्स आते हैं, नक्शे होते हैं, खाके होते हैं। तो उन्हें किस तरह से तैयार करना है, हमें जो है अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है बच्चों तक पहुंचना है। उसके लिए यहाँ पर अभी आपको मिसाल के तौर पर दो ऐप बताए हुए हैं, एक पैडलेट है और एक कैनवा है। उसके अलावा पिक्सआर्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो चैट बॉक्स में मत पूछिए, आप यूट्यूब पर उनके बारे में पूरा देख सकते हैं कि कैनवा को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इनका इस्तेमाल हम तदरीस में किस तरह से करें। यानी पैडलेट और कैनवा ये दो एक ऐसे ऐप है जिसमें आप तस्वीर बना सकते हैं, खाके बना सकते हैं, अल्फाज मानी बना सकते हैं। उसके अलावा जो है अल्फाज की जिद है, 2 हुर्फी अल्फाज, 3 हुर्फी अल्फाज, इस तरह से नुक्ते वाले अल्फाज। क्योंकि अभी जैसा सर ने कहा, कलीमुद्दीन सर ने कहा कि हमें फोकस करना है बुनियादी जमातों पर, यानी जो बच्चे अव्वल दुआम सुअम में हैं उनका तो आपको पता है कि वो स्कूल से बिल्कुल दूर है, उन्हें स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब उन बच्चों को पढ़ाई की रौ में लाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मवाद उन्हें फराहम करना होगा। तो इसके लिए किस तरह से हम आसान तौर पर उन्हें ये फराहम कर सकते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए हम पीपीटी बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं और उन्हें व्हाट्सएप के जरिए जो है अभी भेजकर उसका मवाद ले सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, सुनकर सीखने वाले तलबा के लिए तालीमी इक़दाम। अब सुनकर किस तरह से सीखेंगे, जैसे कि वीडियो हो गया, कोई वीडियो पे देखकर भी, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो ये इसमें वीडियो में दोनों आ जाते हैं कि देखकर, जैसे कि यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे चैनल है, हमारा खुद का चैनल है 4G स्कूल, आपने तकरीबन टीचर्स ने सभी ने सुना होगा, देखा होगा वीडियोस। तो उसमें जो है बच्चों को सुनकर और देखकर, यानी बच्चा किताब में देखता है लेकिन उसे आवाज सुनाई देती है। तो इस तरीके का हम इस्तेमाल करके बच्चों के लिए तालीमी इक़दाम अंजाम दे सकते हैं। उसके अलावा ऑडियो टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पॉडकास्ट ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसमें भी बहुत सारा उर्दू का मटेरियल अवेलेबल है। अभी आप पॉडकास्ट का इस्तेमाल करके बच्चों को कहानियां सुना सकते हैं, उन्हें जो है मुकालमा और ड्रामा, इस तरह से अलग अलग किरदारों को अदा करना, उनमें जो है किस तरह से वो अपने ख्यालात को इजहार करें, ये पॉडकास्ट में आप उन्हें बता सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी एक वॉइस नोट्स का ऑप्शन आता है। व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा स्कूल का होता है, उसमें हम बच्चों के लिए कुछ हिदायत डाल सकते हैं। जो बच्चों ने नज़्में अच्छी पढ़ी है वो बच्चे अपनी नज़्म रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। और इस तरीके से जब बेहतर तरीके से सीखते हैं तो आवाज जो है अच्छी तरह से बच्चों को पेश किया इसमें जा सकता है। यानी आप जब बच्चों को एक अच्छी आवाज सुनाई देती है तो बच्चा खुद ब खुद उसकी जानिब अट्रैक्ट होता है और वो सुनकर भी बहुत कुछ सीखता है। अब जैसा हमने आपको बताया कि पॉडकास्ट ये एक नई टेक्नोलॉजी है, तो इसमें देखिए क्या क्या कर सकते हैं बच्चे पॉडकास्ट के लिए। सबसे पहले तो पढ़ना और सुनना, इसमें बहुत सारा अभी उर्दू का मटेरियल भी डाला गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आमोजिश का ऑडियो जर्नल, यानी कि इसमें कहानियां जिस तरह से हम पढ़ते थे पहले, बस फर्क ये है कि इसमें सुनना है। क्योंकि देखिए सबसे पहली सलाहियत है हमारी सुनना। अगर बच्चा सही तरीके से सुनेगा तभी वो सीखेगा। और आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से ये सलाहियत जो है बच्चों की गायब हो रही है। हम देखते हैं बच्चा मोबाइल में महू है, वो क्या चल रहा है आजू बाजू सुनता नहीं है। ऐसी हालात में हमें बच्चे को सुनने वाला बनाना है, क्योंकि जब तक वो सुनेगा नहीं वो सीखेगा भी नहीं और बोलेगा भी नहीं। तो इसीलिए हमने कहा क्या क्या सुना सकते हैं, जैसे हमने बताया कहानी सुना सकते हैं पॉडकास्ट पर, इमला नवेसी कर सकते हैं, तस्वीर ख्वानी कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है आम ऐलानात व हिदायत,
अक्सर देखा होगा रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर बच्चों को ये बच्चे बताते हैं किस तरह से नकल होती है, यानी कौन सी बस कितने बजे आ रही है, ट्रेन का वक्त क्या है। तो ये जब वो सुनते हैं तब उन्हें समझ में आता है। और रेडियो न्यूज यानी हम जो भी बातचीत कर रहे हैं उसकी टोनिंग अलग होती है, लेकिन जो रेडियो वाले जब बताते हैं या कोई न्यूज चैनल जब चलता है तो उसमें बोलने का अंदाजे बयां कुछ और होता है। तो मकालेमा ये किस तरह से होता फर्क है, यानी कहानी किस तरह से अलग है, मकालेमा किस तरह से अलग है, ये बच्चे को जो है फर्क हम पॉडकास्ट के जरिए अच्छी तरह से समझा सकते हैं। और उसके अलावा पॉडकास्ट के कुछ शोज भी होते हैं जो एपिसोड्स पर चलते हैं, यानी एक एपिसोड खत्म होने के बाद दूसरा एपिसोड आता है, जिस तरह से सीरियल देखने का बहुत सारों को शौक होता है। तो यही हम जो है उन्हें लर्निंग में यानी सीखने के लिए हम उसे यहाँ पर डाइवर्ट कर सकते हैं। आप भी अपना पॉडकास्ट बनाइए। पॉडकास्ट बनाने के लिए हम जो है ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें एक एंकर ऐप है, उसमें आप बआसानी जो है पॉडकास्ट तैयार कर सकते हैं। सवाल मत डालिए चैट बॉक्स में, आपको यूट्यूब पर पूरा अवेलेबल है मटेरियल कि आपको पॉडकास्ट किस तरह से बनाना है, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। उसके अलावा अभी जो आपने देखा है रीड टू मी, ये एक ऐप हमने सभी ने उम्मीद है कि अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया होगा, इसे इस्तेमाल किया होगा, और बच्चों ने भी इसे, इसके 2 एडिशन है, एक स्टूडेंट एडिशन है और एक टीचर एडिशन है। तो हमें जो है दोनों एडिशन डाल के रखना है मोबाइल में, स्पेस काफी ज्यादा लगती है, इसीलिए रीड टू मी ऐप जब इंस्टॉल करते हैं आप तो उसमें आपको यूनिट वाइज बच्चों को इंस्टॉल करके देना है, तब जो है आपको ज्यादा मोबाइल में स्पेस नहीं लगेगी। तो ये ऐप है। उसके अलावा रीड अलोंग एक ऐप है जिसमें उर्दू का मटेरियल अवेलेबल है, उसमें कहानियां हैं, नज़में हैं, मुकालमे हैं। रीड अलोंग ऐप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों में सुनने और बोलने की महारत के फरोग के लिए। अब तीसरी जो किस्म है बच्चों की सीखने की वो है किनेस्थेटिक लर्नर, यानी सरगर्मी के जरिए सीखने वाले बच्चे। लर्निंग बाय डूइंग भी हम इसे कह सकते हैं। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, बच्चों की मशक ले सकते हैं, तदरीसी मवाद को खेल की तरीके में पेश कर सकते हैं। यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे जिसे कहते हैं, वो ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ करके सीखने की जुस्तजू होती है। तो उनके लिए हमें एक ऐसी सरगर्मी पेश देना है कि जिसमें वो अपने हाथ से कुछ करें और सीखें। जैसे कि अगर पहाड़ा बनाना है तो कुछ बच्चों को जबानी पहाड़ा याद करके सीखने में दिलचस्पी होगी, कुछ बच्चे पहाड़े लिख कर याद करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहाड़ा, जैसे कि सबने अभी दिखाया था ज्ञान रचनावाद में, हमने बनाया था फर्श पर पहाड़ों के खाने, यानी कि बीज रखकर दो का पहाड़ा है तो 2 खानों में हम 2 बीज रखते थे। तो ये हो गया किनेस्थेटिक लर्निंग, यानी पहाड़ा एक ही है लेकिन उसको सीखने वाले सुनकर अलग सीख रहे हैं, कोई जो है देखकर सीख रहा है, कोई याद करके सीख रहा है, और कोई जो है वो पहाड़े को पूरा पेश करके सरगर्मी करके खेल की शक्ल में सीख रहा है। अब हम देखेंगे चंद अमली मिसालें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मिसाल में बताया है कि 3 हिंसी अदद तैयार करना और नुमाइश की सरगर्मी, यानी जैसा अभी हमने बताया कि सरगर्मी के जरिए जो बच्चे सीखते हैं उनको ये हम सरगर्मी दे सकते हैं कि आप जो है 3 हिंसी अदद तैयार कीजिए, 4 हिंसी। तो इसमें क्या होगा, बच्चे की जो सीखने की सलाहियत है वो हमें पता चलेगी कि उसका लेवल क्या है, और उसमें जो है हम बहुत आसानी से इजाफा कर सकते हैं। अब नुमाइश की सरगर्मी, तो हो सकता है कि नुमाइश अभी आज के कंडीशन के हिसाब से मुश्किल हो, लेकिन हम इसे ऑनलाइन भी मुनाकिद कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए पहाड़े तैयार करना, जैसे अभी मैंने आपको मिसाल में बताया, यहाँ पर देखिए 7 का पहाड़ा है, कुछ बच्चे जबानी पढ़ेंगे, कुछ बच्चे जो है इस तरह से ये जो बीज है ये बीज उन्होंने रखकर सरगर्मी के जरिए यहाँ पर सीखा है, और जो सरगर्मी के जरिए मवाद सीखा जाता है वो ताहयात बच्चे को याद रहता है। तो यहाँ पर हम ये बच्चों को सरगर्मियां दे सकते हैं। इसी तरीके से उतरती चढ़ती तरतीब हो गया, और रियाजी के अक्सर जो उसूल होते हैं वो अगर हम सरगर्मी के जरिए सिखाएं तो वो बच्चे बआसानी सीख सकते हैं। अब देखते हैं हम कि तहरीरी मज़ामीन यानी किताबें, इसमें वो बच्चे आते हैं जो पढ़कर और लिखकर सीखने वाले होते हैं, यानी ये सीखने का रिवायती तरीका है। यानी पुराने जमाने से जब से चला आ रहा है रिवाज, जब से लिखना पढ़ना शुरू हुआ है, सबसे पहला तरीका यही था कि लिखो, रटो और उसे याद करो। हमने भी बहुत सारा ऐसा ही किया है, बस लिखते थे, याद करते थे, लेकिन जैसा वक्त के साथ हालात बदले हैं, पढ़ने और सीखने का तरीका भी बदल गया है। तो ये एक रिवायती है, लेकिन ये भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है आमोजगार के लिए। यानी हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें पढ़ना और अपना ही पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ना, ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे लिख तो सब लेते हैं
लिखने में हमारे बच्चे एक्सपर्ट हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है ये पढ़ने के लिए जब उन्हें कहा जाए तो वहां पर वो अटकते हैं। तो इसी रिवायती तरीके को हम नए तरीके से इस तरह ले सकते हैं कि बच्चों को मजामीन लिखने के लिए दे सकते हैं और उन्हें कहा जाए कि आपने जो मजामीन लिखे वो आप ही पढ़िए। तो उसमें क्या होगा, उनको जो है लिखने की भी सलाहियत आएगी उनमें, और उन्होंने जो गलतियां की है उसका करेक्शन होगा। उन्हें पढ़ने में भी मतलब वो एक्सपर्ट्स होंगे और आसानी से उन्हें पढ़कर फिर वो अपनी गलतियां खुद दुरुस्त कर सकेंगे। हमें ये सारे तरीक़ेकार अपनाते वक्त ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि इसमें सीखने के अमल में तमाम बच्चों की शमूलियत यकीनी होना चाहिए। यानी इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस ये ही बताता है हमें कि हम जो भी चीज बता रहे हैं उसमें हम ये कोशिश करें कि इसमें जिन्स का फर्क हो सकता है, यानी कि अगर सिर्फ हम लड़कों को ले लड़कियों को छोड़ दें तो ये भी गलत होगा। जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चे हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है। यानी हम जो सरगर्मी बच्चों को दे रहे हैं उसमें तमाम बच्चों की शमूलियत होनी जरूरी है। और उसके बाद जो हम उन्हें तरीक़ेकार दे रहे हैं, जो सीखने के तरीके उन्हें बता रहे हैं, जो हम उन्हें मवाद पेश कर रहे हैं, वो मवाद उनकी सलाहियत के हिसाब से होना चाहिए कि वो कितने तरीके से सीख सकते हैं। उनकी सीखने की जुस्तजू, उनके सीखने का वक्त नहीं हम एक सरगर्मी को अगर 2-2 3-3 घंटे ले रहे हैं तो ये मुमकिन नहीं है। सरगर्मी तभी कारगर होती है जब वो 10 से 15 मिनट और बहुत से बहुत आधा घंटा, बस उससे ज्यादा अगर हम कोई सरगर्मी लेते हैं तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा बच्चों की शमूलियत को लेते हुए हमें अपने मवाद को पेश करना आना चाहिए। तो चलिए ये था हमारी जानिब से, और मैं इसी साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन सर का भी शुक्रिया अदा करूंगी यहाँ पर कि हमने जो है उनकी पीपीटी यहाँ पर इस्तेमाल की है। और उम्मीद करती हूँ मैं कि सभी को जो है इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस की इंफॉर्मेशन पूरी तरह से मिली होगी, समझा होगा। सिर्फ नाम जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है, नाम सुनते ही हम थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन अगर जब हम इससे समझे तो बस हमारी जमात, हमारे माहौल, हमारे तलबा और उनकी जरूरत, उनके हिसाब से हम उन्हें जो भी दे सके उसी को इंक्लूसिव प्रैक्टिस कहा जाता है। इसे इंक्लूसिव क्लासरूम आप निष्ठा में भी देख चुके हैं और अभी भी हो सकता है कि आगे भी आपको ये एक इसमें सेशन आए। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बगौर सुना और चैट बॉक्स में भी जो है आप डाल रहे हैं। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि सिर्फ आपको वेरी गुड थैंक यू बोलना नहीं है, इसे हमें अप्लाई करना है। हम अपनी क्लास में जो हमारे पास तलबा है हम आज ही से उनके ग्रुप बना ले और उनके हिसाब से, उनकी सलाहियत के हिसाब से, ये बहुत आसान काम हो जाता है। जब हम सलाहियत के हिसाब से बच्चे को देते हैं ना, वो फौरन उसे कैप्चर करता है। बस हमें यही करना है, यहाँ से जाते ही हमें इसे अप्लाई करना है और फिर अपने बच्चों के हिसाब से उनकी तरक्की के लिए आप जो भी लाए अमल तैयार करते हैं उसे आप जामा तर्ज अमल बोल के आप उसकी नोट रख सकते हैं। आपने इनोवेटिव क्या किया है, नौ उपक्रम आपका क्या है, तो आप उसमें ये बता सकते हैं कि हमने जो है ये बच्चे के लिए ये तरीकाकार अपनाया है। तो इस तरह से शुक्रिया, आप सभी ने बगौर मुझे सुना। थैंक यू सो मच। ओवर टू अंसारी सर। शुक्रिया बाजी। जुनून शौक में जिस्म बेइरादा चले, जुनून शौक में जिस्म बेइरादा चले, हम अपने काफिले वालों से कुछ ज्यादा चले। इस शेर के साथ मैं मोहतरमा सैयद रईसा बेगम को दावत देता हूं कि वो बुनियादी ख्वानदगी और अदब शनासी इस मौजू पर रोशनी डालें। सैयदा रईसा बेगम। सर रईसा बाजी का माइक अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? हो गया। गुलाब उनको होस्ट करिए रईसा बाजी। हाँ होस्ट है मैम।
गुलनार स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है मेरी। हाँ हो जाएगी पाजी। जी शुक्रिया। असतिज़ा इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बुनियादी ख्वानदगी व अदद शनासी। आप तमाम कौमी बुनियादी ख्वानदगी और अदद शनासी मिशन के बारे में वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए मुश्ताक होंगे। बुनियादी ख्वानदगी और अदद शनासी मिशन हुकूमत हिंद की एक अहम पेशरफ्त है। इसका आगाज़ 5 जुलाई 2021 को कौमी सतह पर निपुण भारत के नाम से किया गया। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, समझकर पढ़ने में और हिसाब में महारत हासिल करने की जानिब कौमी पहल। यहाँ पर देखिए कुछ नारे दिए गए हैं। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। निपुण भारत जिसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि हमारे बच्चों में तीसरी जमात तक ख्वानदगी और अदद शनासी की मतलूबा महारतों का हुसूल मुमकिन हो सके। बुनियादी ख्वानदगी और अदद शनासी के हदफ को हासिल करने के लिए 2026 से 27 तक की मुद्दत तय की गई है। बुनियादी ख्वानदगी और अदद शनासी के अगरचे बच्चा समझकर पढ़ने लिखने और हिसाब के सवाल हल करने की बुनियादी महारतों को हासिल ना कर सके तो नतीजे के तौर पर वो तीसरी क्लास के बाद दरसियात की पेचीदगियों को समझने के लिए तैयार नहीं हो पाता। इस मिशन की तवज्जो 5 शोबों पर मरकूज होगी। ये शोबे में स्कूलिंग के बुनियादी सालों में बच्चों के तालीम तक रसाई और इनको स्कूलों में बरकरार रखना, असतिज़ा की सलाहियत का तामीर, आला मेयार और मुतलू सलाहियतों वाले तलबा और माहिर असतिज़ा ने आमूजिशी मवाद की तैयारी, आमूजिशी महासिल के हुसूल में हर बच्चा कई पेशरफ्त की दरियाफ्त और बच्चों की सेहत व तज़किया पहलुओं पर तवज्जो, जामा जहनी सेहत, कौमी मिशन बराए बुनियादी ख्वानदगी और आदात शनासी का मकसद तीसरी जमात के आखिर तक आलमगीर बुनियाद पर ख्वानदगी और आदात ख्वानदगी का हुसूल है। यह मिशन इस बात को यकीनी बनाएगा कि तमाम बच्चे पढ़ने लिखने और अदद की तालीम में तीसरी जमात की महारतों को हासिल कर लें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 बुनियादी ख्वानदगी और बुनियादी अदद शनासी के जरिए तुलबा की आमूजिशी महासिल को तक़वियत देना। तमाम प्राइमरी स्कूलों में 2025 तक बुनियादी ख्वानदगी और अदद शनासी की हुसूलियाबी हमारी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। अगर ये बुनियादी महारतें इब्तदाई सतह पर पढ़ना लिखना और हिसाब ना हासिल की जाए तो इन बच्चों के लिए जिनकी बड़ी तादाद है इस पॉलिसी का बाकी बड़ा हिस्सा फजूल साबित होगा। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के अंदर बहुत ज्यादा क्या है उम्मीदें वाबस्ता की गई है। अब यहाँ पर देखिए FLNQ, आखिर आज इस मिशन की जरूरत क्यों पेश आई। स्कूली तालीम के मुख्तलिफ मराहिल में बच्चों की आमूजिशी सतह के नाक़िस सूरत हाल के हवाले से कौमी सतह पर सख्त तशवीश पाई जाती है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि फिलहाल 93वीं सतह पर स्कूल जाने वाले तुलबा की तादाद का बड़ा हिस्सा यानी तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा तुलबा में बुनियादी ख्वानदगी और अदद शनासी की महारत नहीं हासिल हो पाई है। हिंदुस्तान में हमारे बहुत से बच्चे हैं जो पहली नस्ल के सीखने वाले हैं और उनके घरों में ख्वानदगी और अदद शनासी का माहौल नहीं पाया जाता है। उनके वालिदैन और सरपरस्त गैर तालीम याफ्ता है। ऐसे तलबा है उनके घरों में ख्वानदगी और अदद शनासी का माहौल नहीं पाया जाता। तो ये बात है कि कौमी सूरत हाल और यहाँ पर हम रियासती सतह पर इसका जायजा ले तो असर 2014, 2016 और 2018 की रिपोर्ट्स है। इसमें यह भी आता है कि रियासत महाराष्ट्र में भी बुनियादी ख्वानदगी और अदद शनासी के ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या है जरूरत है। अजीम प्रेमचंद विद्यापीठ ने 2019 में एक सर्वेक्षण किया था कि इस कोविड के माहौल में सबसे ज्यादा नुकसान तलबा का तालीमी सतह पर हुआ है। तो इस नुकसान का
उन्होंने सर्वे किया तो सिर्फ 42% तलबा ही ऑनलाइन तालीम हासिल कर पाए हैं। ऑनलाइन क्लास में बहुत कम तलबा हिस्सा ले पा रहे हैं और दिगर तलबा का तालीमी मेयार घट रहा है। तो इस बात की समझ लोगों में आई। साथ ही साथ फिर यह तय किया गया कि एक ऐसा लाहे अमल तैयार किया जाए कि जिसमें अव्वल तसव्वुम के बच्चों में बुनियादी ख्वानदगी को फरोग दिया जाए। इसके अलावा देखिए, न्यूरो साइंस की तहकीकात हमें बताती है कि घर में बच्चों की नशोनुमा के बुनियादी मरहले के दौरान आमोजिश ज्यादा से ज्यादा और तेजतर होती है। वो हेमजहती सलाहियतें जो 3 से 6 साल की उम्र के ग्रुप वाले बच्चों में ज़हूर पजीर होती है, वो स्कूल और जिंदगी के आने वाले अदवार की बुनियादी जरूरतें या शरायत है। इस मरहले में किसी बच्चे का हर मुस्बत तजुर्बा इसकी जिंदगी भर की आमोजिश और तरक्की में मावेन होता है। अगर आमोजिश की खला यानी लर्निंग गैप्स मौजूद है और इन्हें इब्तदाई में दूर नहीं किया गया तो फिर ये सीखने की खलीजे वसी होती रहती है और इसके नतीजे में बच्चे अपने आमोजिश की सतह में पीछे रहना शुरू कर देते हैं और सीखने के नताइज कामयाबी से हासिल नहीं हो पाते। इसके अलावा कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में इस बात पर जोर दिया गया है कि तमाम बच्चों के लिए बुनियादी ख्वानदगी और अदद शनासी के हुसूल को फौरी तौर पर कौमी मिशन बनाया जाए। लिहाजा बुनियादी ख्वानदगी और अदद शनासी मिशन मरकजी हुकूमत की सरपरस्ती में जारी समग्र शिक्षा के ज़ेर एहतमाम तरतीब दिया गया है, जो प्री स्कूल से आला सानवी सतह तक की तालीम की एक मरबूत स्कीम है। इसका मकसद यह है कि निपुण भारत के तहत बच्चों की नशोनुमा के इस मरहले में मुनज़्ज़म तरीके से अमल पैरा हो ताकि सीखने के बहरान पर काबू पाया जा सके और खेल और सरगर्मियों पर मबनी अंदाज नजर के तई बुनियादी ख्वानदगी और अदद शनासी के बारे में समझ कायम की जा सके। अगर हम बुनियादी ख्वानदगी और अदद शनासी मिशन के नफाज की कामयाबी का जिक्र करें तो हमें इस मिशन का मकसद क्या होगा वाज़ेह होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद इसकी नोयत कैसी होगी। यहाँ पर देखिए, इब्तिदाई आमोजिश को कौमी सतह पर अव्वलीन तरजीह करार देना। सेकेंड है बुनियादी ख्वानदगी और अदद शनासी पर कौमी सतह पर मिशन का ऐलान करना। और तीसरा है 2026 से 2027 तक मुल्क के तमाम प्राइमरी स्कूलों में बुनियादी ख्वानदगी और अदद शनासी की हुसूलियाबी करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्कूली तालीम की अव्वलीन तरजीह जमात सुवम तक बुनियादी आमोजिश की आफाकी हुसूलियाबी होगी। आफाकी हुसूलियाबी का मतलब सबको आना है। क्लास में 2 या 5 बच्चों को आता है या 10 बच्चों को आता है ये नहीं, बल्कि पूरी ही क्लास को पढ़ना आना चाहिए, इसका अव्वलीन मकसद है। अब यहाँ पर देखिए जमात सुवम तक ही क्यों, ये सवाल है कि जमात सुवम तक ही क्यों। तो जमात सुवम ही वो नुक्ता है जहां बच्चे पढ़ना सीखते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में सीखने के लिए पढ़ सके। मजीद उनको सीखने के लिए बच्चे क्या करें, पढ़ सके। चलिए इसके बाद देखिए आमोजिश इस तरह होगी। यहाँ पर कौन पर दिखाया गया है। सबसे पहले है 2026 से 27 तक इब्तिदाई महारतें। उसके बाद है आमोजिश महासिल में बेहतर कारकर्दगी यानी लर्निंग आउटकम्स। और तीसरा दिया गया है आला सतही आमोजिश। अब यहाँ पर आप देखिए नीचे जो खाली जगह छोड़ी गई है इस कोन में, अगर ये कोन आप गौर से देखेंगे तो नीचे वाले हिस्से खाली छोड़े गए हैं। ये खाली हिस्से छोड़े नहीं गए बल्कि बच्चे अपने तजुर्बात अपने घर से अपने साथ लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ये इब्तिदाई महारत से पहले के होंगे। अब इसके बाद देखिए तालीमी निज़ाम का मकसद 2026 से 2027 तक बुनियादी ख्वानदगी और अदद शनासी की आफाकी हुसूलियाबी है, जहां जमात सुवम के तमाम बच्चे इस काबिल हो सके कि समझ कर पढ़ सके, लिख सके, रियाजी के बुनियादी अमाल कर सके और जिंदगी गुजारने से मुताल्लिक बुनियादी महारतें हासिल कर सके। अब यहाँ जिंदगी गुजारने से मुताल्लिक बुनियादी महारतें हासिल कर सके मीन्स शऊर, बच्चों में शऊर पैदा हो। और इसके बाद बच्चों को जांचा जाएगा सबसे ऊंची सतह क्या होगी कि बच्चों को सबसे ऊंची सतह यह होगी कि बच्चों को समझकर पढ़ना आ रहा है या नहीं, ये देखा जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है, बुनियादी ख्वानदगी और अदद शनासी से क्या मुराद है? बुनियादी ख्वानदगी और अदद शनासी से क्या मुराद है? आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि बुनियादी ख्वानदगी और अदद शनासी क्या है। बुनियादी ख्वानदगी से मुराद है इजहार ज़बान और गुफ्तगू की नशोनुमा, ज़ाब्ता कशी यानी डिकोडिंग, आवाजें और अलामतों के हवाले से। इसके अलावा है रवानी से पढ़ना और तफहीम और लिखना, जबकि आदात शनासी का मतलब है अदद के बारे में समझ कायम करना, शक्लों और इनके मुकामी रिश्तों, पैमाइश और डेटा हैंडलिंग वगैरह की फहम होना। चलिए इसे हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, समझेंगे। यहाँ पर देखिए, बुनियादी जबान और ख्वानदगी, जबान से मुताल्लिक साबिका मालूमात ख्वानदगी के हुसूल को तक़व्वत पहुंचाती है। यहाँ पर देखिए बुनियादी ख्वानदगी के अहम अज्जा, बोलने की महारत का इर्तिका, इसमें समझकर सुनना, जबानी ज़ख़ीरे अल्फाज और गुफ्तगू से मुताल्लिक महारतें शामिल हैं। पढ़ने और लिखने की महारतों में फ़रोग़ के लिए बोलने की महारत में उबूरियत मददगार होती है। इसके अलावा देखिए ज़ाब्ता कुशाई यानी डिकोडिंग, अलामतों और इनकी आवाज़ों को समझना। इसके अलावा देखिए रवानी से पढ़ना, दुरुस्त मुनासिब रफ्तार से और समझकर पढ़ना। कुछ बच्चे हुर्फ समझते हैं लेकिन इन्हें मुश्किल से एक के बाद दिगर पढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए तफहीम के साथ पढ़ना, मवाद से मायने अक्स करना और इसका तनकीदी जायजा लेना। यहाँ मवाद को समझने, इसका तज्जिया करने और इससे मालूमात निकालने की महारत का फरोग होता है। जो भी बच्चे को पढ़ने के लिए दिया जाए वो बच्चा क्या करे, समझ कर पढ़े, यहाँ इससे ये मुराद है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है लिखना। इस ज़िम्रे में हुर्फ अल्फाज के लिखने के साथ इज़हारे ख्याल के लिए लिखना भी क्या है, यहाँ पर शामिल है। देखकर लिखने वाला हिस्सा, सुनकर लिखने वाला हिस्सा और इज़हारे ख्याल का हिस्सा। इसके बाद देखिए अदद शनासी, रोजमर्रा की जिंदगी में आदात से मुताल्लिक मसाइल हल करने की महारत, अदद से क़ब्ल का तसव्वुर, शुमार करना और अददी निज़ाम को समझना। इसके बाद देखिए आदात का इल्म और इन पर अमल, अशरी अददी निज़ाम को समझना और इन पर बुनियादी आमाल करना। इसके अलावा देखिए अशकाल और मकानी तसव्वुरात, बुनियादी अशकाल को समझना और इस पर मिसालें हल करना। इसके अलावा देखिए पैमाइश, मुरवज्जा पैमाइशी निज़ाम को समझना और इस पर मबनी जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम की 3 हिंसी अदद पर मुश्तमिल मिसालें हल करना। इसके बाद देखिए पैमाइश में है देखिए मुरवज्जा पैमाइशी निज़ाम को समझना और इस पर मबनी जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम की 3 हिंसी अदद पर मुश्तमिल मिसालें हल करना। इसके अलावा नेक्स्ट है मालूमात का तज़िया, तवातुर को समझना, अशकाल और अदद की मालूमात का तज़िया करना। इसके बाद देखिए कौमी मिशन निपुण भारत का अव्वलीन मकसद क्या है। इस मिशन का अव्वलीन मकसद बुनियादी ख्वानदगी और अदद शनासी के आफाकी हुसूल के लिए साजगार माहौल तैयार करना है, ताकि 2026 से 2027 तक हर बच्चा बुनियादी ख्वानदगी और अदद शनासी से मुतालिक सलाहियतें जमात सुवम के इख्तिताम और जमात पंजुम से कबल क्या कर सके, हासिल कर सके। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि कौमी मिशन के क्या मकासद है। शुमूलियाती जमात के सबसे पहला देखिए शुमूलियाती जमात की यकीन दहानी, जहाँ खेल, दरियाफ्त का तरीक़ेकार और सरगर्मियों पर मबनी तरीक़े तदरीस जो बच्चों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मरबूत हो और मादरी ज़बान की रस्मी तौर पर शमूलियत हो। यानी कि यहाँ पर मुराद है बोली भाषा। अब बोली भाषा यानी कि बच्चा जो घर में बात करता है, जो बोलता है। जैसे कि हम सादी ज़बान, हम फसी उर्दू का इस्तेमाल घर में नहीं करते, सादी ज़बान में हम उर्दू ही बोलते हैं, लेकिन वो कैसी होती है, सादी ज़बान होती है। तो वहाँ पर उनकी बोली भाषा में बच्चे को
बोलना और पढ़ना सिखाना यहाँ मुराद है। इसके अलावा देखिए बच्चों को आजादाना तौर पर पढ़ने और लिखने के काबिल बनाना, इस पढ़ने और लिखने से मुतालिक महारतों का पायदार हुसूल है। तीसरा देखिए बच्चों में अदद शनासी से मुतालिक इस्तेदलाल की महारत का फरोग, आजादाना तौर पर मसाइल हल करने की सलाहियत का फरोग। चौथा है बच्चों की मादरी जबान में मियारी तदरीसी व आमोजिश मवाद की फराहमी। अब मियारी तदरीसी देखिए, तदरीसी व आमोजिशी मवाद तो होगा, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? मियारी होना चाहिए। इसके अलावा देखिए 5वें नंबर पर है असातिज़ा, सदर मुदर्रिस, रिसोर्स पर्सन, इंतजामिया की इस्तेताअत में इजाफे के लिए मुसलसल कोशिश करना। छठा है जिंदगी भर सीखने के लिए तमाम शराकतदारों, असातिज़ा, वालिदैन, समाज और पॉलिसी साजों के माबैन मसरूफ का ताल्लुक कायम करना। इसके अलावा देखिए सीखने के लिए कद्र पैमाई को यकीनी बनाना, रिपोर्ट, पोर्टफोलियो, क्विज वगैरह। हर बच्चे की आमोजिशी सतह का तयन करना। 8वां है हर बच्चे की आमोजिशी सतह का तयन करना। इसके अलावा देखिए कि तालीमी रसाई किस तरह मुमकिन होगी। बुनियादी आमोजिश के आमोजिशी महासिल को 3 तदरीजी अहदाफ में यहाँ पर बांटा गया है। बुनियादी आमोजिश के अहदाफ, सबसे पहला देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, अच्छी सेहत और खुशी। बच्चों की अच्छी सेहत हो और वो जहनी तौर पर क्या हो? तैयार हो। पुरअसर कम्युनिकेटर, बच्चों को बुनियादी आमोजिश हासिल होने के बाद वो बच्चे पुरअसर कम्युनिकेटर बने, यहाँ ये मुराद है। तीसरा है शामिल आमोजगार, यहाँ पर बच्चों को सीखने के अमल में शामिल करने वाला बनाया जाएगा। इसके अलावा देखिए तरीके तदरीस कैसा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए तिफल मरकूज तदरीस पर जोर। उसके अलावा है सेकंड है मुतामिल कमरे जमात, मुसद्दक़ा, मुनासिब और काबिल रसाई खिलौने और वसाइल, खेलों पर मबनी हो। छोटे बच्चे हैं, हमको अव्वल से सुवम तक के हमारे पास जो बच्चे रहेंगे वो छोटे बच्चे हैं और वो ज्यादातर खेलों पर मबनी हो। इसके अलावा देखिए सरगर्मियों पर मबनी, तजुर्बात पर मबनी हो। इसके अलावा खेलों पर मबनी, तीसरा जो था खिलौनों पर मबनी। इसके अलावा चौथा है सरगर्मियों पर मबनी, तजुर्बात पर मबनी हो। इसके अलावा है खेलों पर मबनी। नेक्स्ट है फनून लतीफा और खेलों पर मबनी हो। इसके अलावा है कहानियों पर मबनी। और नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी का इंतजाम। अब देखिए हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे क्या है, मोबाइल से, टेक्नोलॉजी से वाकफियत रखते हैं। जितना हमें नहीं आता उतना एक 6 साल के बच्चे को आ रहा है, तो इसका बेहतरीन तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से हम उनको और बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए FLN में मौलिम का किरदार, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो यहाँ पर देखिए कुछ नुकात है मौलिम के लिए कि मौलिम का किरदार किस तरह से होना चाहिए। मुस्तकबिल की आमोजिश की बुनियाद मजबूत बनाने के लिए इब्तदाई महारतों, जबानदानी, रियाजती महारतों का इर्तिका निहायत क्या है, जरूरी है। लिहाजा इब्तदाई बुनियादी महारतों, जबानदानी, रियाजती वगैरह के दर्स व तदरीस अमल को मजबूत बनाना निहायत ही जरूरी है। मौलिम कमरे जमात में तलबा की शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा है तश्कील इल्म के मौक़े फराहम करके आमोजिश को आसान बनाना। इसके अलावा है कमरे जमात का माहौल आमोजिश के लिए साजगार बनाना। नेक्स्ट है हौसला अफजाई करना। और इसके अलावा है मुसलसल रहनुमाई करना। एक मौलिम को क्या करना चाहिए, मुसलसल रहनुमाई करनी चाहिए। इसके अलावा है मुशीर, काउंसलर, वक्त ब वक्त मुनासिब सलाह देने वाला मौलिम को बनना चाहिए।
अब यहाँ पर देखिए, कौमी मिशन अमल आवरी का तरीक़ेकार, निपुण भारत का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। यहाँ पर जो पिरामिड के जरिए यहाँ बताया गया है, यहाँ पर देखिए स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इनका क्या है, इनका अपना एक मिशन होगा कि वो अपने इलाके को किस तरह आगे बढ़ाए, इनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है ब्लॉक क्लस्टर लेवल मिशन, किस तरह हम कितने दिनों में ये क्या क्या काम कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग ये लोग करेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट मिशन, उसके बाद रहेगा स्टेट मिशन और उसके बाद है नेशनल मिशन। देखिए इसके अलावा भी बुनियादी ख्वानदगी और आदत शनासी के लिए मौलिम के तरह ही यहाँ पर वालिदैन की भी शमूलियत क्या है, बेहद जरूरी है। बुनियादी ख्वानदगी और आदत शनासी की सरगर्मियों में वालिदैन की शमूलियत। वालिदैन खुसूसन असासी मरहले में अपने बच्चों की आमोजिश में ताउन करने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन बच्चे के रस्मी स्कूल में दाखिल हो जाने के बाद वो ये नहीं जानते कि इनकी मदद कैसे की जाएगी, या ये नहीं समझते कि इनकी शमूलियत क्यों जरूरी है। वो सोचते हैं चलो ऐसा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है और उस्ताद बच्चे को पढ़ा रहा है। यहाँ छोटे बच्चों के इर्तिका और आमोजिश में वालिदैन, खानदान और माशरे और दिगर शिरका अमल को मशगूल करना स्कूल और असतिज़ा के लिए क्या है, लाजमी हो जाता है। हर बालिग फर्द बच्चों की तालीम और बहबूद के अमल में शरीक होता है। बालिगों के लिए लाजिम है कि मिलकर काम करने के लिए स्कूलों के साथ राब्ते के पुल का काम करें, ताकि बच्चों में अमन व तहफ़्फ़ुज़ और अपनी आमोजिश के जोश का एहसास हो। स्कूलों में और घर पर भी बच्चों को भरपूर ताउन और आमोजिशी माहौल फराहम करना जरूरी है। स्कूलों, खानदानों और माशरे के अफराद को इन मुश्तरका अहदाफ का एतराफ़ करना और इन्हें बच्चों की खातिर साथ मिलकर काम करना चाहिए। चूंकि बुनियादी ख्वानदगी और आदात शनासी की महारतों को NEP 2020 के तहत बुनियादी हैसियत दी गई है, वालिदैन, खानदान और माशरे की शमूलियत हर दर्जे यहाँ पर क्या हो जाती है, जरूरी हो जाती है। बच्चे अपने दिन का खासा हिस्सा घर पर या अपने हमसायों के साथ गुजारते हैं। अगर वालिदैन और माशरे के दिगर अफराद स्कूल में ज़ेरे गुफ्तगू आने वाले तसव्वुरात और ख्यालात को समझ ले और घर का ताउन हासिल हो जाए तो इसके नताइज उम्दा होंगे। बच्चों की तालीम में वालिदैन की शमूलियत की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। असतिज़ा को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वालिदैन बच्चे के अव्वलीन उस्ताद होते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा ये सेशन खत्म होता है। आप तमाम ने मुझे सुना, इसके लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम तमाम को इस वबा से अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत करे और हम तमाम असतिज़ा इकराम को अल्लाह ताला हमारी ज़ात से तुलबा को नफ़ा बख्श इल्म हासिल करने वाला बनाए। चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ना पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखते हैं वो, संगे दिल को मोम करने का हुनर रखते हैं वो। इस शेर के साथ इस प्रोग्राम के आखिरी उन्वान पर रोशनी डालने के लिए मैं मोहतरमा खुर्रतुल ऐन से गुजारिश करता हूं कि वो 100 दिन के लिए पढ़ाई मुहिम के बारे में मालूमात दें। मोहतरमा खुर्रतुल ऐन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाम खुर्रतुल ऐन महानगर पालिका उर्दू प्राइमरी स्कूल से। सौ दिन के लिए पढ़ाई मुहिम। सौ दिन के लिए पढ़ाई मुहिम, 100 डेज रीडिंग कैंपेन। पढ़ना क्या है, एक बुनियादी सलाहियत है, बुनियादी तालीम हासिल करने के लिए सबसे अहम पहलू है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मरकजी हुकूमत ने 1 जनवरी 2022 से 100 दिन के लिए पढ़ाई मुहिम, इस मुहिम का आगाज किया है, ऐलान किया है। इस मुहिम का मकसद तलबा में तशख़ीसी व तख्लीकी सलाहियत, गौर व फिक्र को फ़रोग़ देना, उनकी
ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा करना, आमोज़गाम में शमूलियत करना और उनके ज़ख़ीरे अल्फाज और इजहार ख्याल की उनमें इजहार ख्याल की सलाहियत को परवान चढ़ाना है। सेकंड, पढ़े भारत बड़े भारत, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग विद कंप्रिहेंशन एंड अर्ली मैथमेटिक्स प्रोग्राम। ये असल में तलबा में समझ कर लिखने पढ़ने और बुनियादी हिसाबी सलाहियत को फरोग देने का प्रोग्राम है। ये जुमला 14 हफ्तों का प्रोग्राम है जो 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगा। ऑनरेबल धर्मेंद्र प्रधान यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के मुताबिक रीडिंग इज एन एसेंशियल स्किल that prepare the child for making a better sense of the world around and develops their socio-emotional abilities। यानी कि जो हमारे मरकजी वजीर तालीम है उनके मुताबिक पढ़ना एक ऐसी बुनियादी और ज़रूरी सलाहियत है जिसमें ऐसी सलाहियत है जो बच्चे को इर्द गिर्द के माहौल के लिए बारे में बेहतर एहसास पैदा करने में मदद करता है और उसकी समाजी जज्बाती इल्मी सलाहियतों को फरोग देने में मदद करता है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 100 दिन का पढ़ाई मुहिम जो है, इस मुहिम को कौमी तालीमी पॉलिसी से मुंसलिक किया जा रहा है। कौमी तालीमी पॉलिसी में तलबा को पढ़ाई की आदत डालने के लिए उनकी मादरी जबान में, इलाकाई जबान में और मुकामी जबान में तालीम देने पर जोर दिया गया है। इन्हें ऐसा मवाद फराहम करना है, ऐसी किताबें, नज़में, कहानियाँ, गीत फराहम करना है जो उनकी उम्र के मुताबिक हो, उनकी समझ और उनके लिए काबिल फ़हम हो, उनके लिए दिलचस्प हो, पुर मसरत बख्श हो और जो उनकी मादरी, इलाकाई या मुकामी ज़बान में हो। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे इस मुहिम के अगराज व मकासद क्या है। इस मुहिम के जरिए हमें तलबा में मौसर गुफ्तगू की आदत पैदा करना है, उनकी तशख़ीसी और तख्लीक़ी गौर फ़िक्र को पैदा करना है, तशख़ीसी और तख्लीक़ी गौर फ़िक्र उनमें पैदा करना है, आमोज़गार की शमूलियत, ज़ख़ीरे अल्फाज में उनके इजाफा करना है, इज़हार ख़याल की सलाहियत पैदा करना है, उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात तलाश करना, जमा करना, इस तरह की सलाहियतें उनमें पैदा करना है। टारगेटेड ग्रुप क्या है? इसमें इसके 3 ग्रुप बनाए गए हैं। जैसे पहला ग्रुप है दर्जे अतफाल से दर्जे दुआम तक, दूसरा ग्रुप है दर्जे सुवम ता जमात पंजुम तक, तीसरा ग्रुप है जमात शशुम ता जमात हशुम तक। अब इसमें हर ग्रुप के लिहाज से सरगर्मियां और उसके लिए ज़रूरी वसाइल दिए गए हैं। और पहले दर्जे अतफाल से पहली और दूसरी जमात की सरगर्मियों के मकासद क्या है? एक तो बच्चों में मौसर गुफ्तगू की आदत पैदा करना, उनमें नाक़दा और तख्लीक़ी गौर व फ़िक्र की सलाहियत पैदा करना, मुख्तलिफ़ किस्म की उनको मालूमात को समझना, उस पर इज़हार ख़याल करना और उन्हें तलाश करने की सलाहियत पैदा करना है। जैसे कि यहाँ पर हफ्ता वाइज सरगर्मियाँ दी गई है, जैसे लाइब्रेरी में जाए, वहाँ की कुछ किताबें खरीदे, या अगर बच्चा घर में है तो घर में की मौजूद कोई किताब जिसमें कोई खानदान का बुजुर्ग या बड़ा आदमी उसकी मदद करे, उसकी गलतियों को दुरुस्त करे। घर में मौजूद रवे, नमक या मिट्टी पे उंगली फेर कर हुर्फ बनाना, खानदानी कहानियां बनाना, फल और फूल के नाम, जानवरों के नाम, इन चीज़ों के नाम और उनके कौन से हुर्फ से वो शुरू हो रहा, ये सरगर्मी है। इसके लिए घर में ही मौजूद अशिया का इस्तेमाल किया जाएगा। हरकती गीत है, बाहमी मुताला है, किस्सा दोहराना है और कई ऐसी सरगर्मियां दी गई है जो बच्चा घर पे रहकर भी और स्कूल में रहकर भी कर सकता है और उसे जो लगने वाले वसाइल है उसके अतराफ में ही मौजूद होंगे। जैसे वो अपनी जबान में कोई कहानी पढ़े या ड्रामे अंदाज में कोई कहानी पेश करे, इस तरह की पहले ग्रुप में शामिल किए गए हैं सरगर्मियां। अगर स्कूल बंद हो तो यहाँ नोट दी गई है कि अगर स्कूल बंद हो तो बच्चा स्कूल की लाइब्रेरी जाना या पढ़ना और ड्रामे अंदाज में पेश करना जैसी सरगर्मियों के बजाय वो अपने खाने को जाने, इस उन्वान के तहत सरगर्मी कर सकता है। मतलब वो घर में ही रह के जो उसने खाना या घर में जो ग़िज़ाई अशिया खाई है उसके बारे में बोलना, उनके नाम बताना, इस तरह की सरगर्मियां इसमें शामिल की गई है।
तीसरी से पांचवी दूसरे ग्रुप में जो रहे सरगर्मियां दी है वो जमात और उन बच्चों के उम्र के लिहाज से दी गई है। जैसे घर की खुर्दनी अशियाओं के नाम पहचानिए, सुनना और शामिल करना, ये एक अहम उसूल है इस ग्रुप के बच्चों के लिए। इसमें भी बच्चों की तशख़ीसी तख्लीक़ी गौर फ़िक्र को फ़रोग़ देना है हमें, उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात को तलाश करने, समझने और उस पे इज़हारे ख़याल करने की सलाहियत को पैदा करना है। आमोज़गार की शमूलियत भी इसका एक अहम आमोज़शी माहसल है। अगर इसमें दी गई सरगर्मियाँ हफ्ता वाइज है और इसमें लगने वाली ज़रूरी वसाइल भी इसके सामने लिखे हुए, जैसे लाइब्रेरी में जाइए, दायरी शक्ल में बैठिए, अदाकारी लिबास में कहानी सुनाइए, या कहानी का रुख इख्तिताम बदलिए, या मंजर का तय्युन करना, या लोकगीत से लुत्फ़ अंदोज़ी, अपनी ज़बान में कहानी पढ़ना। इस तरह से अगर मैं होता तो इस तरह से हमको सिर्फ बच्चों को बोलने और पढ़ने के तरफ राग़िब करना है। अगर स्कूल बंद है तब भी हम कुतुब खाने की सैर, दारवी खेल और मंजर के तयन जैसी सरगर्मियों को दूसरी सरगर्मियों में तब्दील कर सकते हैं। जैसे ग़िज़ा के बारे में जाने, इसमें बच्चा मौलिम तालिब इल्म से गुज़श्ता खाई हुई ग़िज़ा के बारे में पूछ सकते हैं। बच्चे अपने घर में मौजूद बड़ों की सरपरस्तों की मदद लेकर ग़िज़ाई अशिया के नाम पढ़ना और बोलना और लिखना थोड़ी की कोशिश शुरू कर सकते हैं। छठी से 8वीं जमात के लिहाज से भी कई सरगर्मियां दी है, हफ्तावाई सरगर्मियां, 14 हफ्तों की सरगर्मियां दी हुई है। इस सुनना और बच्चों की शमूलियत अहम चीज है, अहम उसूल है। इसमें भी बच्चों की तशख़ीसी और तख्लीक़ी गौर फ़िक्र को हमें जोर देना है, उस पर आमोज़गार की शमूलियत और उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात जमा करने और उसके बारे में इज़हार राय किसी चीज़ के बारे में पैदा करने की उनमें सलाहियत को परवान चढ़ाना है। इसके लिए भी हमें किताबों की मदद लेना है, चाहे स्कूल में हो, स्कूल में नहीं है तो बच्चे घर में मौजूद किसी किताब की मदद लेकर खानदान के किसी बुजुर्ग या बड़े आदमी के साथ बैठकर अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं। इसके अलावा पढ़ो लिखो, किसी जुमलों को पढ़ना है, लिखना है, नज़्म ख़्वानी है, दोस्तों के साथ पढ़ो। उसके बाद ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड डियर। इसके बाद अखबारात का शिकार करना, अखबार के जरिए, कहानी के जरिए अपनी भाषा में कहानी बोलो। और हमारे रहनुमा से तरगीब इस तरह की 14 हफ्तों की सरगर्मियां इसमें शामिल की गई है और हर सरगर्मी के लिए लगने वाले वसाइल का इस्तेमाल किया, इसमें नाम दिए गए हैं। इस दौरान अगर स्कूल बंद है तब भी हम सिर्फ कुतुब खाने की या स्कूल जाने की सरगर्मियों को छोड़कर हम रिवर्स रीडिंग या जिगजैग रीडिंग जैसी सरगर्मियां लेकर बच्चों में ये सलाहियतों को परवान चढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। अब इन सरगर्मियों को अमल में कैसे लाए? स्कूल, घर, इलाके और खुद मुख्तारी इदारे में मौजूद अफराद जैसे मौलूम हो या घर के सरपरस्त हो या घर के बुजुर्ग हो या इलाके या मुकामी खुद मुख्तार इदारे हो, इनकी मदद ली जा सकती है। मोबाइल लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से हम बच्चों तक पहुंच रहे हैं और अपने वसाइल के जरिए उनकी तालीम जारी है। हम उस तरह से इन सरगर्मियों को अमल में ला सकते हैं। कहानी की किताबों की मदद ली जा सकती है। फ्लैश कार्ड्स, लतीफ़ों की किताबें, कॉमिक्स, नज़में, बड़बड़ गीत, स्कूली कुतुब खाने या घर में मौजूद किताबों की भी इसमें इन सरगर्मियों में को करने में मदद ली जा सकती है। इसके अलावा SCERT और NCERT में के भी कई बुक्स है जो जैसे, और इसके अलावा प्रथम और नेशनल बुक ट्रस्ट में भी कई ऐसी किताबें हैं जो हम इस्तेमाल में ला सकते हैं और बच्चों के मुताबिक होते हैं। इन तमाम सरगर्मियों को करने के दौरान आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको इसके फोटोज और वीडियोस का रिकॉर्ड रखना है, ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना है। और डाइट की तरफ से हर हफ्ते दी जाएंगी एक लिंक, उसमें आपको इस मालूमात को, इस सरगर्मियों को आपने कैसे अंजाम दिया उसको भरना है और उसके वीडियोस और फोटोज को उसमें अपलोड करना है। हर हफ्ता दिया जाएगा, हर हफ्ते की सरगर्मी हर हफ्ते शेयर करना है 14 हफ्तों का प्रोग्राम में। थैंक यू। थैंक यू सर। शुक्रिया बाजी। इस प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम को अख्ताम करने से पहले मैं इस शेर के साथ जनाब पांडुरंग चौहान सर को मदऊ करता हूं कि वो हमारी रहनुमाई फरमाए। मुझको क्या गर्ज है सुबह है या शाम है, मुझको क्या गर्ज है
सुबह है या शाम है, खिदमत अहले चमन हर वक्त मेरा काम है। मैं जनाब पांडुरंग चौहान सर को दावत देता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। सभी को आदाब। अंसारी सर, एक बार जी फिर। सर, आवाज आ रही है सर, आवाज आपको। ओके 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 ओके। फिर एक बार आप सभी को मेरा आदाब कि आज की इस उर्दू की शिक्षण परिषद में आप सभी लोग वक्त पर ज्वाइन हुए और जो शिक्षण परिषद के जो सभी सब्जेक्ट है आज के, उन सभी का आपने अच्छी तरह से सुना है और उसके बाद आप अपने अपने स्कूलों में उसका अच्छी तरह से वहन भी करेंगे। आज की इस उर्दू की शिक्षण परिषद के लिए हमारे सभी के मार्गदर्शक डॉक्टर कलीमुद्दीन शेख साहब, संचालक प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण और प्राचार्य डाइट औरंगाबाद, उसी प्रकार मनपा के शिक्षणाधिकारी रामनाथ थोरे सर, सहायक कार्यक्रम अधिकारी ज्ञानदेव सांगळे सर, और जो इस उर्दू की शिक्षण परिषद का जिन्होंने अपने सिर पर जिम्मा लिया और बखूबी उसको निभाया भी, ऐसे अपने अंसारी सर, युवराज बाबजे सर और मनपा के सभी साधन व्यक्ति और आप इस शिक्षण परिषद में सम्मिलित सभी उर्दू के हेडमास्टर्स और सभी टीचर्स, आज आपने जो उर्दू के शिक्षण परिषद में पूरे जो 4 पॉइंट्स सुने हैं, वो सभी बहुत ही उर्दू के लिए जरूरत है। साहब ने हम सभी से ये भी बात कही थी कि भाई हम सभी को उर्दू के लिए मिलकर काम करना है और उसी के लिए हम आपके साथ भी है। मनपा के स्कूल का और पूरे जिले के जो उर्दू के स्कूल है उनका भी अध्ययन स्तर हुआ, तो उन अध्ययन स्तर में हमने ये पाया है कि उर्दू के जो स्कूल है वो अटेंडेंस में और अध्ययन स्तर में भी वो मराठी मीडियम से पीछे है। अगर हम अटेंडेंस का हिसाब करते हैं तो कम से कम एक 4 से 5% उर्दू के स्कूल पीछे है। मतलब उर्दू के स्कूल में हमें अटेंडेंस बढ़ानी है। दूसरी बात है कि अध्ययन स्तर में 1 से 8वीं कक्षा तक देखा गया तो कम से कम कहीं पर 6% पीछे है, कहीं पर 8% है, कहीं पर 10% है और कहीं पर 13% है। मतलब कम से कम एक 10% हम मराठी मीडियम से पीछे चल रहे हैं। उर्दू के हमारे जो जितने भी टीचर्स हैं उन सभी का अंग्रेजी बहुत अच्छा है, उर्दू भी बहुत अच्छा है, फिर भी हमारे बच्चे पीछे हैं। इस पर हमें सभी को गौर करना होगा और पहले अटेंडेंस बढ़ानी होगी और उसके बाद हमें हमारे बच्चों का जो स्तर है वो बढ़ाना होगा। और जो पूरे हम जिले की बात करते हैं तो लगभग यही सभी की ओर दिखाई दे रहा है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा और ये भी कहूंगा कि आप सभी लोग अपने उर्दू के बच्चों के लिए ऑफलाइन जाइए, ऑनलाइन जाइए, लेकिन अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। हमारे बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो फिर हमें क्या करना होगा? तो उनके लिए ऑफलाइन जाना पड़ेगा, उनको स्कूल में बुलाना पड़ेगा और जो हम ऑनलाइन में अभ्यास ले रहे हैं तो वही ऑफलाइन में लेंगे।
जो बच्चे रह गए हैं पीछे उनका। तो इसकी वजह से हम दोनों बच्चों को साथ में लेकर आगे बढ़ा सकते हैं। आप सभी ने आज की शिक्षण परिषद में जो अटेंडेंस दिखाई है वो बहुत काबिले तारीफ है। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह आप उर्दू की जितने भी शिक्षण परिषदें आगे भी होंगी और उर्दू के जितने भी कार्यक्रम रहेंगे उसमें आप सम्मिलित होते रहिए। आज की शिक्षण परिषद से आप सभी को बहुत सा आज का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है और वो आप सभी ने अच्छी तरह से लिया है, ये मुझे मालूम है। और मैं आज के जो भी उर्दू के सुलभक रहे हैं आज के शिक्षण परिषद के, वो रशीदा बाजी है, रईसा बाजी है, गुलनार मैडम है और कुरत्तल मैडम है। मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूं कि आप सभी के जो सेशन है वो मैंने थोड़े थोड़े सुने हैं, क्योंकि आज गंगापुर, फुलंब्री और औरंगाबाद ये भी शिक्षण परिषद चल रही है और उसी के बाद सोयगांव की भी शिक्षण परिषद चल रही है। मैं कुछ देर इस आपकी शिक्षण परिषद में था, कुछ देर के लिए उस शिक्षण परिषद में था और अभी मैं सोयगांव के शिक्षण परिषद में भी दूसरे मोबाइल पर ज्वाइन हूँ। आज तीनों शिक्षण परिषद में थोड़ा थोड़ा मैंने सुना है और सभी का देखा है कि आप, लेकिन मनपा की जो शिक्षण परिषद हुई है वो बिल्कुल सबसे बढ़िया रही है। आज के हम बोलते हैं ना कि महिला है पीछे है, लेकिन आज मुझे पता चला कि औरंगाबाद के मनपा की जो लेडीज टीचर्स है वो सबसे आगे है, क्योंकि आप चारों ही लेडीज ने आज का सेशन पूरा किया है और अच्छी तरह से आपका जो स्पीच रहा है वो बिल्कुल काबिले तारीफ रहा है। साहब ने भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि भाई मनपा की आज की शिक्षण परिषद बहुत अच्छी रही। और मैं सभी से वापिस कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से आज का ये शिक्षण परिषद पूरी की है और जितने भी आज शिक्षण परिषद में सम्मिलित है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और मैं यहाँ पर रुकता हूं। थैंक्स। शुक्रिया सर। इस प्रोग्राम के अख्ताम के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए मैं निखत फातिमा खाजी को मदऊ करता हूं कि वो शुक्रिया अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है सर? हाँ रही भाई। मैं निखत फातिमा खाजी महानगर पालिका समग्र शिक्षा अभियान में विशेष शिक्षक की हैसियत से काम कर रही हूँ। आज की हमारी इस उर्दू शिक्षण परिषद में मोहतरम जनाब डॉक्टर कलीमुद्दीन शेख साहब, संचालक प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण औरंगाबाद, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार किया और हमारी रहनुमाई की। इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह राजेश चौधरी सर औरंगाबाद, जनाब पांडुरंग चौहान सर अधिवैक्यता डाइट औरंगाबाद, इनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके अलावा हमारे महानगर पालिका के एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे सर और ज्ञानदेव सांगड़े सर का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके बाद मैं हमारी मोहतरमा रशीदा साहिबा का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने उर्दू के तलबा के लिए मराठी ज़बान की अहमियत इस बारे में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमें समझाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम असातिज़ा उर्दू ज़बान के साथ साथ मराठी और इंग्लिश इस ज़बान को की तदरीस में भी ख़ास तवज्जो देंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे गुलनार तहसीलदार साहिबा का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हमें मालूमात दी और बहुत ही मिसालों और हवालों से का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन अंदाज में मालूमात फराहम की। इसके बाद तीसरा सेशन सैयद रईसा बेगम साहिबा का बुनियादी ख्वानदगी व अदद शनासी निपुण भारत के बारे में मालूमात फराहम की। इनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके अलावा खुरतुल ऐन साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने 100 दिन की पढ़ाई मुहिम के बारे में मालूमात फराहम की। इसके अलावा आखिर में मैं हमारे सबसे अहम फ़हीम अंसारी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे अंदाज में अरेंज किया और कामयाब बनाया। इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ
और इसी के साथ साथ तमाम मुदर्रिसीन और असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और आखिर में मैं हमारे सदर की इजाज़त से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। शुक्रिया। आप तमाम असातिज़ा से गुजारिश है कि ये जो लिंक दी गई है आप उसे भरकर भेजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलिए, शुक्रिया सभी का। फहीम सर है कॉल पर? शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इस आज की शिक्षण परिषद का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज।